उत्सव वाली फीलिंग आती है इसको दर्शन दर्शन पढ़ने के बाद में तो। बिल्कुल। एक तो इस वीक में जो अखिलेश्वर भैया ने एक प्रश्न पूछा था, जर इकाई को मैं जर इकाई, नहीं मैं हूं ये पता चलता है, जर इकाई है ये भी पता चलता है, लेकिन व्यापक है इसका पता नहीं चलता, ऐसा क्यों है ना? मतलब उसको ही फिर उन्होंने दूसरा कि जर अ, इकाई को मैं जर इकाई से ही देखता हूं, आंख कान नाक मेधस से। जब चैतन्य परमाणु जड़ पर मशीन से पकड़ नहीं आ सकता तो चैतन्य इकाई जड़ इकाई को कैसे देख लेती है? इस पे थोड़ी चैतन्य चर्चा है हो जड़। जाए। हाँ, तो पहले एक बात है कि मैं हूं मैं तो ये पता चलता है, जड़ इकाई है ये पता चलता है, लेकिन व्यापक है इसका पता नहीं चलता है, ऐसा क्यों है? ऐसा, वही अखिलेश्वर भैया अभी शायद ज्वाइन नहीं किए हैं। ऐसा कितने लोगों को मतलब मतलब लगता है कि ये अनुमान क्षेत्र में ही नहीं आता, जैसे कि जड़ इकाइयां तो बिल्कुल उसमें तो किसी को शंका नहीं, क्योंकि वो मतलब वो दिखती है, स्थूल आंखों से भी दिखती हैं, सेंसेस से भी हम उसको परसीव कर पाते हैं। चैतन्य इकाई जो है उसका पता क्रियाओं के माध्यम से, मन वृत्ति चित्त के माध्यम से तो थोड़ा थोड़ा पता चलता है, व्यापक का पता हाँ नहीं उसी चलता। माध्यम से पता है। हाँ। तो ये शायद व्यापक इसको इस तरह से रख सकते हैं। हम्म, तो व्यापक का पता मतलब ऐसा क्या, कितने सॉरी लोगों को बिल्कुल। व्यापक का अनुमान हो पाता है, कितने लोगों को नहीं हो पाता है? कैसा लग मतलब आप लोगों में से बताएं, व्यापक का अनुमान कितने लोगों को लगता है कि व्यापक का बिल्कुल भी अनुमान नहीं हो पा रहा है, या होता है, जो भी लगे। थोड़ा समय प्रयत्न करूं भैया। हाँ, बोलिए ना। हाँ, वो ऐसा मुझे लगता है कि जब ये परावर्तन है भैया, जब हम ऊपर से जब आते हैं तो जो हायर फैकल्टी से जब नीचे आ रहे हैं, जैसे आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से चित्त और चित्त से वृत्ति, इस तरह से आते हैं। तो जो ऊपर से जो नीचे वाली फैकल्टी को देखता है, तो उसके बीच में जो गैप है ना, उसको देखने के बीच में एक व्यापक का सत्ता हमको अनुभव होती है। अगर वो बीच में देखने वाली व्यापक नहीं होता तो वो फिर ऊपर की क्रिया नीचे वाली क्रिया को कैसे शाबाशी देती। हाँ ये ठीक है चलो। ऐसा मुझे लगता है भैया, ऐसा अनुमान मुझे लगता है कि जो ऊपर की जो परावर्तन में, जब बुद्धि जब चित्त को देखती है और चित्त जब वृत्ति को, तो वो ऊपर की क्रिया जब नीचे को देखती है तो उसको देखने के बीच में कुछ गैप तो होना, व्यापक होना चाहिए। नहीं तो वो उसको कैसे कैसे देखेगी। तो वहां पर हमको व्यापक का अनुमान थोड़ा सा नहीं, ऐसा। वो थोड़ा सा तो डिफरेंट लग रहा है मुझे, कि मतलब अलग अलग क्रियाएं हैं, तो हाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया का मतलब जो भी है उसको देख रही है, मूल्यांकन कर रही है, तो देख रही है। एक क्रिया हाँ दूसरी क्रिया को करने का मूल्यांकन करने का से उससे व्यापक वस्तु हाँ के कारण ही देख पा रही है, ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल लगता है। जैसे अभी मान लेते हैं कि मन में चयन शोधन हो रहा है ना, उसको कौन देख रहा है? चित्तवृत्ति देख रहा है, तो जो कि व्यापक है तभी ये मतलब चयन शोधन को देख पा रहा है, ऐसा मतलब मुझे तो नहीं लगता। बट बाकी लोग से पहले एक बार सुन लेते हैं दीदी, है ना, फिर इस पे डिस्कस कर अच्छा। लेते हैं। बाकी लोग व्यापक को कैसे आप लोग देखते हैं, या बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आता, जैसा भी, जैसे दीदी ने अपनी बात रखी। और कोई व्यापक को बारे में कुछ कहना चाहेंगे? या जी मैं थोड़ा भैया बताऊं, जी। जैसे हाँ बताइए दीदी। कहिए भैया जी, आप हाँ, कहिए। जैसे व्यापक के बारे में तो यहाँ आने के बाद पता चला। उससे पहले भी थोड़ा पता था कि हम लोग अ, मतलब किसी में डूबे हुए हैं और उसमें कुछ ये सब चीज है। और मगर वो थोड़ा तो पता था कि हम लोग किसी चीज के अंदर हैं, मतलब चारों तरफ कुछ है। और अभी व्यापक पता चलने के बाद जब बैठते हैं तभी तो अनुमान महसूस भी होता है कि हम लोग मतलब व्यापक में डूबे हुए हैं और चारों तरफ व्यापक है, अंदर भी व्यापक है, सब जगह व्यापक है। ऐसा अनुमान तो हो रहा है, हर वक्त आ रहा है ऐसा।
उमा दीदी, आप? जी भैया जी। अब यानी मैं इसको शब्द में इतना नहीं आता है, लेकिन आज ही दोपहर में पढ़ रही थी, थोड़ा गहराई में अब इसको देखने का कोशिश कर रही थी कि व्यापक पारगामी और आया। तो मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि बाबा जी की सूचनाएं मिल रही है और हम उसको मानकर एक विश्वास के साथ यानी उसको देखने के लिए उन्होंने जो जैसा है उसको वैसा रखने पूरा रखा है, उन्हें जो दिखाई दिया। लेकिन हम अभी मन और विचार स्तर यानी नीचे से ही ऊपर बढ़ने के लिए, लेकिन जो पिछली स्थिति और स्थितियों में जो डिफरेंस देख रही हूँ और जो एक निष्ठा और गहरी गहरी हो रही है हाँ व्यापक में संपृक्तता की ओर, तो और अपने आप में जो स्थिरता बन रही है डे बाय डे, और स्टेप म्हणजे काफी स्टेबिलिटी के साथ, हार्मनी के साथ, तो ये सब इन सबको देखते हुए मैं कि व्यापक के प्रति और यानी विश्वास हो रहा है, और जैसे हम प्रोसेस में कैसे अनुक्रम के साथ आगे की आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज को फील कर पा रही हूँ अभी। इस प्रकार देख रही हूँ यानी निष्ठा और बन रही है गहरी, और पिछले से आज ठीक हो रहा है, और ध्यान जैसे अब डे बाय डे, पहले भी हम पढ़ रहे थे आज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हर समय स्थिति को देख पा रही हूँ उसमें, वो स्पष्टताएं बन रही है, वो स्थिति दिखाई दे रही है, और गति, ये दोनों मुझे इन सब विधाओं को देखते हुए मैं यही कहूंगी कि निष्ठा मेरी और बन रही है व्यापक में संपृक्तता की ओर, इस चीज को अनुभव करने के लिए और प्रमाणित करने के लिए ना, जीना ठीक हो रहा है, इसलिए इन बातों को स्वीकृति, अपनी स्वीकृति की ओर बढ़ रही है, ऐसा मैं फील कर रही हूँ यानी। बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। और कोई रखना चाहेंगे? क्योंकि नियंत्रण दिखाई दे रहा है, नियम की ओर ध्यान जा रहा है, यानी ध्यान जैसे जा रहा है तो दिखता है, ये सब बातें जो हो रही है अपने आप स्वयं में हो रही है, ये कोई भौतिकता के मुझे अपने आप में जो है, तो इसलिए ये चीजें और बढ़ रही है, निष्ठा और गहराई। तो इसे ही हम व्यापक में संपृक्तता का न ऊर्जा। जी जी भैया जी। और कोई? नमस्ते सभी को। आ रही है आवाज? जी दीदी, आ रही है। भैया ये जैसे विजय भैया ने बोले विजय भैया ने ऐसे ही जितना अभी तक सुना और जितना भी अभी तक सूचनाएं आई उससे भैया यही इतना ही पता चल पाता है अभी कि हम लोग ये तो साइंटिफिकली सोचे उसको तार्किक रूप से तो आ, हम लोग सब है ही एक, हर एक अणु परमाणु सब व्यापक में ही डूबे भीगे घिरे हैं, ये हमको हर हर उसमें पहले से ही ये बताया समझाया जाता है। तो ये सूचना तो है, लेकिन इसको फील हम जब ध्यान जाता है भैया तब उसके महत्व को समझ पाते हैं। ऐसे तो हमारा ध्यान नहीं है तो हम स्पेस को स्पेस की तरह ही लेते हैं, खाली जगह की तरह। लेकिन जब हम कोई भी ऐसी घटना से या किसी चीज से जब कनेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी के बारे में सोचते हैं और उसी समय में उसका कॉल आ जाता है, तो हम उसको टेलीपैथी या ऐसे और कोई कोई भी नाम दे देते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा कारण नहीं था, फिर भी हम हमारी फीलिंग्स चाहे सुख हो चाहे दुख हो खुशी हो, कहीं कुछ पूरे दुनिया में कहीं कुछ बुरा होता है तो हमको यहाँ घर में बैठकर भी बुरा लगता है। तो मैं इसको ऐसे ही कनेक्ट कर पाई हूँ भैया कि ये सारी चीजें जो भी हम तक पहुंचती है ये व्यापक के माध्यम से ही हम तक आ सकती है, वरना हमारी तो इतनी कोई क्या कहेंगे योग्यताएं पात्रताएं ऐसी है नहीं, या हमारे पास कोई ऐसी शक्तियां नहीं है जिनसे हम उन चीजों को फील कर सके। पर ये व्यापक के कारण ही हमारे अंदर जो कुछ भी होता होगा वहां से यहाँ तक आता है और फिर हम उसको फील कर पाते हैं, अंदर बाहर सब तरफ हमारे व्यापक होने के कारण ही ऐसा हो पाता है। क्या ऐसा मैं सही कनेक्ट कर पा रही हूँ भैया? जी दीदी, करते हैं ना। दो तरीके से देखने की बात आई है, एक मंजू दीदी ने बताया और एक आपने बताया। पहले एक बाकी लोग का सुन लेते हैं, फिर एक एक करके आएंगे। पहले मंजू दीदी की बात, उन्होंने जो अलग तरीके से बोला है, फिर आप जो बोल रहे हैं, फिर दोनों पर ही चर्चा करेंगे। मैं एक और दृष्टि से और बोल सकती हूँ क्या? हाँ दीदी, बोलिए ना। व्यापक का अनुभव हम ज्ञान से भी कर सकते हैं क्या भैया? जैसे ज्ञान है वो सर्व सर्व जगह पे है, चाहे वो चांद पे भी जाएगा मानव, चाहे वो धरती पे रहेगा, चाहे जंगल में, चाहे घर में, हर जगह ज्ञान की स्थिति वैसी ही उसके में बनी रहती है। तो ये जो ज्ञान है वो हर समय एक जैसा, एक समान सभी को प्राप्त है, क्योंकि यह व्यापक है।
तो ज्ञान व्यापक है, तो उससे हम व्यापक का अनुभव भी कर सकते हैं कि ये इस तरह से भी हमको अनुभव होता है। ये अनुभव करना कि ये एक बल है और यही हमारा अनुभव बल है, तो ये व्यापक इससे भी सिद्ध हो सकता है। मैं ऐसा सोच रही हूँ। वही एक तीसरा मतलब देखने का दृष्टि आया है। हाँ एक हाँ। एक करके कर लेते हैं ना, फिर सबको एक साथ डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा। हम्म। और बाकी लोग, देखिए मतलब मुझे लगता है ना कि देखिए हम सभी लोग अभी अनुमान के क्षेत्र में ही हैं, तो मुझे लगता है हाँ, कि इस अनुमान। तरीके के डिस्कशन से ही ना कुछ अच्छी चीजें निकल के आएंगी, है ना। तो मुझे लगता है सब लोगों का पार्टिसिपेशन मतलब जरूरी है। सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर अपना मतलब कल्पनाशीलता लगता है, सब लोगों का कल्पनाशीलता लगता है। ये ज्ञान से पारगामिता वाला जो कंसेप्ट सिद्ध होता है, ऐसा हाँ। लगता है। जी भैया नमस्ते। नमस्ते। मैं लॉजिकली इसको देख पाती हूँ भैया, अभी सूचना मिलने के बाद, कि हम लोग जैसे निरंतर सुख की अपेक्षा में हैं, ये तो पहले से भी पता था, और अब उस पर ध्यान जाता है या ध्यान बना रहता है। तो ये निरंतर सुख मीन्स वेयर इट कम्स फ्रॉम, ऐसा लगता है कि ये अपेक्षा कहाँ से आ रही है। तो व्यापक के बारे में जब पता चलता है कि वो अखंड है और असीम है, क्रिया शून्य है, तो ये निरंतर सुख की जब बात करते हैं, ये अपेक्षा सहज रूप से बना हुआ है, तो ऐसा लगता है कि ये समबेस या मीडियम जैसे कोई चीज है जिसमें हम लोग हैं, ऐसा लॉजिकली ध्यान जाता है। या फिर हम लोग अपने फैलाव को मानसिक रूप से, है ना, खूब फैलने की भी अपेक्षा रहती है। तो वो असीमता जो है व्यापक का, अ, उसकी सूचना जब मिलती है तो ऐसा लगता है कि हाँ, इसी ये है ऐसा कुछ, उसको बेस कहें या मीडियम कहें, या सार्वभौम व्यवस्था या अखंड समाज। ये इस प्रकार से जितने भी जो हमारी अपेक्षाएं हैं, जो अल्टीमेट गोल्स हैं, उसकी बात जब ये सूचना के रूप में मिल रहा है, तो वो और ऐसे, जैसे अभी उमा दीदी भी बोले थे, विजय भैया लोग भी बोले थे, ललिता दीदी, तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये कोई ऐसा बेस है, जैसे कनेक्टिविटी है, मूल्य है आपस में, तो हम कैसे पहचान रहे हैं इन मूल्यों को। तो कुछ तो है जिसमें हम कनेक्टेड हैं आपस में। इसमें दीदी आपने बोले थे, हाँ मेरा अभी ध्यान गया, आप असीम जी बोले, जी तो असीम है इसलिए। और इसके अपन जो समानार्थी शब्द जैसा बोलते हैं, उसमें अपन ने ये सब चीजें थोड़ी सुनी ही है, तो उसमें हम्म, मैं अब ऐसे कनेक्ट, असीम है इसलिए, अखंड है तो वो कहीं देश दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी हो पूरी धरती पे, तो हम उससे कनेक्ट पारगामीयता के कारण हो पाते हैं, क्योंकि पारगामी भी है। तो असीम है इसलिए सब जगह से जो भी पारगामी होने के कारण वहां के सुख दुख वो फीलिंग्स हम तक पहुंच पाती है, शायद ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं इसको। जी जी जी। हाँ, पारगामिता भी हम लोग आपस में भी एक दूसरे से ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट करते ही हैं सहज रूप से। तो ये जितने भी व्यापक के बारे में जो सूचनाएं हैं, उससे को कनेक्ट करके लॉजिकली ऐसा लगता है भैया कि हाँ, ऐसा कुछ अ, वास्तविकता है। जी जी। और कोई रखना चाहेंगे? जो भी लग रहा हो किन्हीं को, और बाकी भैया दीदी, क्योंकि कई बार हम जब व्यक्त होते हैं ना तो हमारा उस पे ज्यादा गंभीरता से सोचना भी होता है, तो व्यक्त करना अच्छी बात है, क्योंकि व्यक्त होते हैं तभी हम उस पे गंभीरता से सोच भी पाते हैं, हमारी डेप्थ भी बनती है, इसलिए व्यक्त तो होना चाहिए। जी। हाँ भैया, भैया व्यापक को मैं मोस्टली नियम के रूप में देखता हूँ कि व्यापक जो है वो नियम है सबके लिए, और हर इकाई उसमें अनुभूत होके वो नियम को समझ के उसके हिसाब से जीना चाहती है। तो जब उसके हिसाब से जीती है तो सहअस्तित्व में रहती है, उस हिसाब से नहीं जी पाती है तो दिक्कत आ जाती है। जैसे हर जड़ जड़ में जो क्रियाएं है वो पहचानना और निर्वाह करना उतना उतना ही है, जानना मानना नहीं है।
तो वो नियम पहचानती है और उसके हिसाब से निर्वाह करती है। इसके लिए उसमें क्रियाशीलता या जो खुद से कुछ करने की ऐसी चाह या आशा विचार इच्छा बनती नहीं है। बाकी जब चैतन्य वो तो जड़ से ही तैयार हुआ है, तो जड़ से अलग नहीं है, बस उसमें आशा इच्छा विचार इच्छाएं तैयार शुरू हो गई है। उसके वजह से वो उस नियम को समझ के जीना चाहता है, यानी अभी जानना मानना उसमें ऐड हो जाता है, तो ये क्रिया उसको जड़ से थोड़ा सा अलग बना देती है। जी भैया। हाँ, ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं कि भैया इसको निरपेक्ष ऊर्जा समझ के, कि क्योंकि सब अस्तित्व में ही सब कुछ है, तो निरपेक्ष ऊर्जा से सब ऊर्जित है, और ये निरपेक्ष ऊर्जा अस्तित्व ही है। तो हम फिर अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, कोई है जिसके अंदर, जिसमें रह के सब ऊर्जित हैं, जिसके कारण नहीं, पर जिसमें रह के, जिससे। बढ़िया। और अस्तित्व में विश्रम करती परिणाम से सारी जो प्रकृति है वो चलती है। देखिए, जैसे अभी ही है, तो हम ही लोग 10-11 लोग हैं और एक ही वास्तविकता को देख रहे हैं, और सभी लोगों में मतलब अलग अलग ढंग से उसका अनुमान बन रहा है ना। देखेंगे तो अलग अलग ढंग से उसका अनुमान करने की कोशिश कर ही रहे हैं, कोई किसी दृष्टि से, कोई अलग तरीके से अनुमान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब मतलब वही कहते हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि एक ही दिशा से ही अपने को सब लोगों को दिखेगा, अलग अलग दिशा से दिखेगा, बट ये सारे जो अनुभव होंगे तो अनुभव में जा करके ये सारी दिशाएं एक जैसी हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि एक एक करके जो मतलब जिन्होंने भी जिस तरीके से देखने की कोशिश किया है, एक एक करके पॉइंट वाइज लेंगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे पहला, मंजू दीदी आपने जो पॉइंट कहा था कि जो जीवन में एक क्रिया दूसरे क्रिया को जो तो देखती मूल्यांकन है, करती, हाँ मूल्यांकन देखती करती है। है, तो उसके लिए मतलब व्यापक होना जरूरी। मतलब ये जो अलग अलग क्रियाएं हैं, इसका जो पता चलता है वो व्यापक के माध्यम से ही पता चलता है। हाँ, कोई गैप है बीच में जो एक वही दूसरे को देखता है, वो व्यापक है। वही ये हाँ, और मुझे जैसे दीदी पर्सनली मुझे इसका अनुमान नहीं बन पा रहा है। तो मतलब जितने भी लोग का लॉजिक है, इस लॉजिक पे पहले चर्चा कर लेते कि बाकी लोगों का इससे अनुमान बन रहा है या नहीं बन रहा है। मुझे भी भैया कोई स्पष्ट नहीं बन रहा है, मैंने ऐसे जैसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं दीदी। देखिए, ये चर्चा के ऐसे मैं बिंदु है। भी। जैसे हाँ, मतलब जैसे कि ये चर्चा के बिंदु है दीदी, वो हो भी सकता है सही गलत जो भी, लेकिन चर्चा हो कि जैसे आपने जो सोचा है, हो सकता है कि कोई और भी उनका भी दृष्टि बन रहा हो और वो भी इसको मतलब देख पा रहे हो या अलग ढंग से देख पा रहे हो ना, तो उससे अपन खुल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दीदी जो ये पॉइंट बोल रही है, किन्हीं को भी यदि ऐसा ऐसा इसमें पकड़ में आ रहा हो तो उस पे अपन आप अपनी बात रख सकते हैं कि एक क्रिया जो दूसरी क्रिया को मतलब जो भी मूल्यांकन कर रही है, अनुभव कर रही है, उसके के लिए बीच में जो अवकाश है वही व्यापक है। वो व्यापक के कारण ही एक क्रिया दूसरी क्रिया को देख पा रही है। क्या इसे पकड़ में आ रहा है क्या, व्यापक? मतलब दीदी मेरे को जो इसमें समझ में आ रहा है कि हाँ इस, भैया। हाँ, मैं अपना अनुमान रखता हूं कि इसमें हाँ, मुझे हो भी ये सकता पता है क्योंकि चलता है। व्यापक। हाँ हाँ भैया, मैं बस एक चीज ही बोलता हूँ कि मुझे इतना पता चलता है कि जीवन में दो अलग अलग क्रियाएं हैं, इसका पता चलता है। लेकिन इन दो अलग अलग क्रियाओं से मुझे व्यापक का अनुमान नहीं होता है, मेरा जो अपना है, जो दृष्टि जा रहा है। जी भैया, आप कुछ बोल रहे थे विजय भैया। हाँ भैया, आपने बढ़िया बताया। मगर व्यापक तो माध्यम है ना, जो भी देखना होता है और अनुभव करना होता है, वो तो व्यापक के माध्यम से हो रहा है ऐसा। भैया ज्ञान से देखने की कोशिश करें। ज्ञान है, सर्वव्यापी है, चाहे मनुष्य बॉम्बे में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो चांद में हो, ज्ञान हमेशा उसके पास होता है। कोई एक ऐसी चीज है जो सर्वव्यापक है, तो वो
ज्ञान को व्यापक भी तो बोला गया है ना, ज्ञान तो ऐसा उसको देख के हम अनुभव कर सकते हैं कि ज्ञान व्यापक, या व्यापक को हम अनुभव कर सके। वो मैं अलग ऐसे ही बिंदु सोच हो रही हूँ गया। क्योंकि हाँ दीदी, वो अलग बिंदु हो गया। हम्म, जो आप बोल रही हैं वो ज्ञान व्यापक है, मतलब व्यापक को ज्ञान नाम से भी इंगित किया गया है, वो अलग बिंदु हो गया, है ना। अभी जैसे दो अलग क्रियाओं की बात हो रही है। हाँ, मतलब एक एक करके दीदी आ जाएंगे, मतलब ऐसे ही करते जाएंगे। ये दूसरा बिंदु हुआ कि ज्ञान व्यापक है ना। तो जैसे आप बोल रहे थे, इसको मनुष्य को कहीं पर भी ले जाए तो उसमें जो भी ज्ञान होना है वो समान रूप से होता है। तो उससे ये पता चलना कि भाई मतलब व्यापक है, ऐसा व्यापक, व्यापक का अनुमान पता चलता है। ये एक दूसरा बिंदु हुआ। तीसरा, ललिता दीदी ने जो शायद कहा था, टेलीपैथी वाली बात कही थी कि एक मतलब जैसे व्यक्ति को सोच रहा है उसका पता मुझे चलता है, तो वो किस माध्यम से चल रहा है पता। कोई चीज है जो कनेक्ट कर रहा है एक इकाई को दूसरी इकाई से, तो उससे भी अनुमान होता है कि व्यापक है। ऐसा ही ना दीदी, ललिता दीदी? जी भैया जी। हाँ जी भैया, ऐसे ही हाँ। एक इकाई से दूसरी इकाई व्यापक के माध्यम से ही जुड़ी हुई है, हम्म। ऐसा ही। ये एक अलग एंगल हुआ। और फिर नलिनी दीदी ने भी कुछ रखा था। क्या रखा था दीदी आपने? जी भैया, जो भी हमारे अल्टीमेट गोल्स हैं या निरंतर सुख की अपेक्षा है ना, जैसे हाँ। हम आपस में एक दूसरे से ट्रांसपेरेंट रिलेशंस की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? तो जिसमें जैसे हम जिस परिवार में रहते हैं, जो बेस है हमारा परिवार, दो सिबलिंग्स है जैसे एक परिवार में, उनको वो परिवार उपलब्ध ही है, सहज रूप से सबको समान रूप से उपलब्ध है, वैसे ही हम सबको कोई चीज समान रूप से उपलब्ध है। और उस आधार पर फिर हम ये सारी एक्सपेक्टेशंस सहज रूप से फेल करते हैं। So logically, I feel that there is something like व्यापक। जी भैया, मैं रख पाई क्या? नितिन भैया ने भी कुछ एक रखा था ना। नितिन भैया? अच्छा, नहीं। हाँ भैया। हम्म। हेलो। हाँ हाँ भैया। आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, आ रही थी। हाँ, मैंने व्यापक को नियम के रूप में समझा था। ये जो नियम है वही व्यापक है, और हर इकाई उसको समझ के उसको प्रमाणित करती है, नियम को, यानी अपना निर्वाह करती है। बढ़िया। तो व्यापक के बारे में बहुत सारे नाम जो कहे गए हैं ना, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, एक एक करके यदि हम उसके हिसाब से देखने का प्रयास करते हैं, मतलब उसके बहुत सारे, व्यापक असीम है पहले, ये एक अलग डायमेंशन है व्यापक का। फिर दूसरा जो है, व्यापक जो है पारगामी है, ये एक अलग डायमेंशन हो गया। तीसरा जो है, व्यापक साम्य ऊर्जा है ना। महाकारण वो भी कहते हैं। वही, हाँ। शांति ऊर्जा। हाँ, व्यापक साम्य ऊर्जा है। जो चौथा जो है, कि व्यापक को चेतना भी कहा गया है। पांचवा जो है, कि जो महाकारण या जो नियम की बात कर रहे हैं, कि व्यापक में ही डूबे भीगे रहने के कारण हर इकाई जो है नियम से संरक्षित है ना। तो मुझे लगता है कि अलग अलग करके इसको देखने का प्रयास करते हैं, जो इसके अलग अलग डायमेंशन है। पहले कोई दो वास्तविकता अपने चित्रण में बनती है या नहीं बनती है, मतलब एक वास्तविकता, एक असीम की और एक शासी, मतलब जिसकी सीमा है, क्या ऐसा चित्रण में बन पा रहा है? एक ऐसे असीम वस्तु की चित्रण हो पा रहा है क्या? प्रयास करते हैं कि एक ऐसे असीम वस्तु की चित्रण बन पा रही है। जैसे अभी
मतलब जैसे चित्रण करने का प्रयास करें कि अपनी एक धरती है, और धरती है उसके साथ साथ और भी ग्रह गोल है, सूर्य है। तो जो इन दोनों के बीच में मतलब एक खाली स्थान है, यदि हम किसी भी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ने का प्रयास करें, किसी भी एक डायरेक्शन में, तो ये जो डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जिस भी जगह से हम जिस जगह पे हैं उसको केंद्र बिंदु मान करके हम किसी भी एक दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो क्या लगता है वो कहाँ तक जाएगा? क्या वो इनफाइनाइट तक जाएगा? मतलब वो कभी उसका सीमा नहीं मिलेगा। ऐसा अनुमान होता है क्या कि हम अपनी जहां पर भी हाँ है भैया, ये उसको सही केंद्र है। हाँ, बिंदु ये तो होता है मान भैया। करके? हाँ, हाँ। असीम का तो होता है। तो ऐसी एक वस्तु है जो असीम है, ऐसा चित्रण में कल्पना में आता है क्या कि एक असीम वस्तु है? बाकी जितने भी ग्रह गोल और ये सब दिखेंगे तो उसकी एक सीमा है। एक यही एक कोई एक चीज है जो असीम है, हर मतलब किसी भी डायरेक्शन में हम जाएंगे तो वो इनफाइनाइट तक जाता है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं मिलती। तो इस अर्थ में एक कल्पना में, चित्रण में आना कोई एक असीम जैसी वास्तविकता है। वो भी एक वास्तविकता है, वो भी एक वस्तु है। इस असीम में ही सारे ससीम चीजें हैं। जितने भी ससीम, या जिसको कहें ससीम का मतलब जिसकी सीमा है, जो इकाइयां हैं, वो इस असीम में ही है। एक ये चित्रण बनता है क्या असीम का? चित्रण बनता भैया, हाँ लेकिन भैया, ये अनुभव की बनता बात हुई थी ना कि अनुभव होता है। चित्रण बनता है, हाँ। सोच सकते हैं, लॉजिकली दिमाग में एक थिंक प्रोसेसिंग होता है, बट उसको अनुभव करने वाली बात जो थी वो थोड़ी मुश्किल लग रही है। हाँ, देखिए अनुभव में जो भी होगा, मतलब अभी तो अनुमान ही बन सकता है, तो अनुभव में ये चीजें पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी भी क्या ये चित्रित हो पाता है, ये नहीं हो पाता है कि एक असीम जैसी कोई चीज तो है जो, मतलब मैं किसी भी डायरेक्शन में जाने का प्रयास करूं तो वो खत्म ही नहीं होता। वो एक ही चीज दिख रहा है, कोई एक है, मतलब वो जिसको हम असीम कह रहे हैं। अब वो असीम मतलब वही उसके जो दूसरे जो एक जो चीज है कि ये असीम होने के साथ साथ ये पारगामी भी है। मतलब जहां पर इकाइयां हैं, वो असीम चीज उस इकाई में भी पारगामी है। मतलब उस इकाई के वहां रहने या ना रहने से उस असीम वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब वो इकाई जहां है उससे वो असीम, मतलब जो भी वस्तु है वो डिस्प्लेस हो गया, ऐसा नहीं है। असीम हर जगह है, व्यापक। वो इकाइयां वहां हो या ना हो, तो इकाइयां जहां भी रहेंगी वो असीम जो वस्तु है वो उसमें पारगामी है। तो पहली बात, एक तो असीम है और वो असीम हर चीज में पारगामी है। तो इकाई के रहने या ना रहने से उस असीम वस्तु पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये दूसरा अनुमान बनता है क्या? इसको चित्रित करने का प्रयास करें। ये दूसरा जो एक है कि ये अनुमान बनता है कि वो असीम चीज जो है वो इकाइयों के रहने या नहीं रहने से उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब मुझे लगता है कि सभी लोग आंख बंद करके उसको चित्रित करने का प्रयास करें, देखते हैं कुछ चित्रण में ही क्या ये चीजें आ पा रही हैं या नहीं आ पा रही है। हाँ भैया। जी भैया जी, आती है भैया, चित्रण पारदर्शिता वाली भी बात। अभी तो हाँ आएंगे, पारदर्शिता वाले पर आएंगे दीदी। पारगामी के बाद आते हैं नहीं तो पारदर्शिता। ये जैसे अभी असीम की बात कही और पार गए, इन इनको पहले सूचना रूप में ये अभी हमारी इतनी ये नहीं हुई है पात्र क्षमता, लेकिन निष्ठा और विश्वास तो बनता है भैया जी, क्योंकि तभी काफी रिजॉल्व हो जाती है काफी बात, यानी जो हम सीमितता में देख पा रहे थे अपने आप पे, यानी उसके होने का उस वो है, ये चीजें हमें काफी मतलब क्या धीरे धीरे आगे समझने के लिए और अध्ययन जो हो रहा है ये समझ स्पष्टता बन रही है, इसलिए ये व्यापक की महिमा नजर आती है। व्यापक यानी जीवन की महिमा, जीवन स्वरूप का प्रकटन। जी। दो चीजों पे अभी हम लोगों ने व्यापक के जो दो मतलब हैं एट्रीब्यूट्स, उसको लेकर के मतलब अभी प्रयास किया है कि एक तो एक असीम जैसी कोई वस्तु है, ऐसा अपने में कल्पना में आता है या नहीं आता है। दूसरा वो जो असीम वस्तु कह रहे हैं वो
इकाइयों के रहने या नहीं रहने से उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। मतलब उस व्यापक में या असीम में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। वो जहां है वहां पर, जहां भी इकाई है वहां पर व्यापक भी है। मतलब इकाई जितने क्षेत्र में है उतने ही क्षेत्र में भी व्यापक है, उसके अंदर भी है बाहर भी है। इस अर्थ में वो पारगाम्यता भी क्या अपनी कल्पना में आ रही है या नहीं आ रही है? ये दो चीज पहले कर लेते हैं, फिर आगे और भी आएंगे। पहले ये दो चीजों का मतलब हो रहा है, कल्पना में आ रहा है क्या सभी लोगों का? हाँ भैया, हम लोग उसी में दोनों ही मतलब फंसे हुए हैं। तो हम लोग व्यापक में भी डूबे हुए हैं, तो व्यापक में भी है और व्यापक हमें भी है, वही, ऐसा एक तो सोच पा हम रहे लोग में भी और भैया हमारे इसको साथ साथ सब में, हर हर जगह ही व्यापक है। कोई भी हैं। ऐसी जगह हम नहीं खोज पाएंगे हाँ। जहां व्यापक नहीं हो। हम्म। जब ब्रह्मांड को इमेजिन करते हैं भैया, तो ये सब कुछ चित्रण में आता ही है भैया। बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं इसको। बिल्कुल। हम लोग वही। बोले तो रसगुल्ला जैसा व्यापक में डूबे हुए हैं, अब व्यापक पारगामी भी। हाँ भैया, लेकिन वहां पर भी जैसे रसगुल्ले का एग्जाम्पल थोड़ा सा मुझे लगता है कंफ्यूजिंग हो सकता है। रसगुल्ले के अंदर है, ये बात ठीक है, लेकिन जहां पर जैसे रसगुल्ले के अंदर जब हम देखते हैं तो बहुत सारी खाली जगह है, तो रस सिर्फ हाँ उतनी ही हाँ जगह पे है। तो रसगुल्ले के हाँ अंदर कुछ खाली जगह में रस है, और बाकी जगह पर जहां पर रसगुल्ला का मटेरियल है वहां रस नहीं है। हाँ, वहां पे भी खालिस्तान है। हाँ, तो ये रसगुल्ले वाले एग्जाम्पल से ठीक है, मतलब वो एक स्थूल रूप में देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो बात है ये अलग तरीके से, कि हम कितना भी रसगुल्ले को सूक्ष्म करते जाएंगे वहां पर भी है। रसगुल्ला तो एक स्थूल हुआ, इस स्थूल को यदि हम सूक्ष्म की कल्पना करते करते हम एटम तक जाएं, और एटम में भी अंश में तक जाएं, तो उन सारे अंश के अंदर भी है। एटम के अंदर है, एटम के अंदर अंश है, अंश बढ़िया के बढ़िया। अंदर भी है। हाँ। तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां व्यापक नहीं है। अब ये दोनों चीज यदि बढ़िया चित्रित बढ़िया। होता है, तो अब ये जो पारगाम्यता है, ये जो पारगाम्यता जो सबको प्राप्त है, मतलब एक तरीके से देखेंगे तो हर इकाई को ये व्यापक प्राप्त है। प्राप्त इस अर्थ में है कि इकाई जहां भी है वहां व्यापक भी है। इस अर्थ में हर इकाई को व्यापक प्राप्त है। अब किस रूप में प्राप्त है, यदि इसको देखने जाए तो ये व्यापक जो है ये साम्य ऊर्जा के रूप में सभी को प्राप्त है। मतलब ये व्यापक ऐसा ऐसा लगता है खाली स्थान है, कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये यही मूल ऊर्जा का मतलब एक तरीके से कहें तो स्रोत है। ये व्यापक ही पारगामी है, या इस तरीके से कहें कि व्यापक जितने भी जगह व्यापक असीम है, ये हर जगह ऊर्जा ही है। इस ऊर्जा में कहीं पर भी कोई भी इकाई होगा तो उस इकाई को वो ऊर्जा प्राप्त है। मतलब दो अलग चीजें हैं। इकाई के होने से उस ऊर्जा का पता चलता है, लेकिन इकाई नहीं है तो भी वो ऊर्जा के रूप में है ही। वो साम्य ऊर्जा के रूप में हर जगह व्याप्त है। इकाई के होने ना होने से उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। इकाई के होने से उस साम्य ऊर्जा का एक तरीके से कहें कि प्रदर्शन हो रहा है। तो दो अलग चीजें, एक साम्य ऊर्जा होना और साम्य ऊर्जा का प्रदर्शन होना इकाइयों के माध्यम से। तो साम्य ऊर्जा का प्रदर्शन किस अर्थ में है? तो जैसे बात हो रही कि जड़ इकाइयों में, जो जड़ इकाइयों में चुंबकीय बल संपन्नता के अर्थ में है, और चैतन्य इकाई में चैतन्यता के अर्थ में है। यही साम्य ऊर्जा जो है जड़ इकाइयों में चुंबकीय बल संपन्नता के रूप में है, और चैतन्य इकाई में चैतन्यता के रूप में है। तो ये जो चैतन्यता है या चुंबकीय बल संपन्नता है, ये इसी साम्य ऊर्जा का ही प्रदर्शन है। एक तरीके से कहें, ये साम्य ऊर्जा ही इस रूप में प्रदर्शित हो रही है, दिख रही है।
अब हम जब जड़ इकाइयों में जब चुंबकीय बल संपन्नता की बात करते हैं, तो ये चुंबकीय बल संपन्नता का मतलब ही क्या हुआ कि एक इकाई दूसरे इकाई के साथ परस्परता को पहचान करके व्यवस्था में जो परिवर्तित हो रही है, इसी को ही नियम भी कह सकते हैं। इसी को ही नियम भी कह सकते हैं कि दोनों ही इकाइयों में चुंबकीय बल संपन्नता है। चुंबकीय बल संपन्नता वश ही दोनों इकाइयां एक दूसरे को पहचानती है। अब यहां पर ये पारदर्शिता भी बात आ जाएगी कि व्यापक बीच में पारदर्शी है, एक इकाई और दूसरे इकाई के बीच में व्यापक है, और व्यापक एक दूसरे को पहचानने में कोई अवरोध नहीं कर रहा है, इस अर्थ में व्यापक पारदर्शी है। तो दोनों इकाइयों में, दोनों जड़ इकाइयों में व्यापक जो है वो चुंबकीय बल संपन्नता के रूप में मूल में है, और दोनों को ही प्रेरित, मतलब दोनों में ही प्रेरणा है व्यवस्था के अर्थ में। तो वो आप देखेंगे सबसे सूक्ष्म रूप में परमाणु अंश में भी वो प्रेरणा है, वो चुंबकीय बल संपन्नता है। इस अर्थ में दोनों एक दूसरे को पहचान करके ये एक जो एटम बना लेते हैं, एक परमाणु बना लेते हैं, है ना, वो भी एक नियम के तहत ही है। फिर ये एटम से जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, अणु बन रहे हैं, वो भी बेसिकली क्या है, वो भी एक नियम के तहत ही है, तो वो भी व्यापक की ही प्रेरणा से है। ये कुछ हो रहा है यहां तक अभी। पहले जड़ इकाइयों में आ रहा हम, है भैया। हाँ, तो मतलब एक एक करके जैसा मैं देख पा रहा हूं कि पहले एक असीम कोई चीज है, दूसरा फिर वो पारगामी है। उस पारगामियता के बाद जब हम सोचने जा रहे हैं तो वो साम्य ऊर्जा के रूप में हर जगह ही व्याप्त है। और उस व्याप्त रहने के बाद जो है, मतलब इसको डायरेक्टली कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि जहां इकाइयां हैं या नहीं है, वो साम्य ऊर्जा तो हर जगह ही है, हाँ ठीक है भैया। वो हर जगह ही है। अब वो इकाई जहां पर भी रहेगी वो साम्य ऊर्जा में ही, क्योंकि उससे बाहर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो असीम चीज है और पारगामी है। तो वो जो साम्य ऊर्जा प्राप्त है, तो यदि जड़ इकाई को यदि हम देखने जाएं, तो जड़ इकाइयों में वो चुंबकीय बल संपन्नता के रूप में व्यक्त हो रहा है। चुंबकीय बल संपन्नता का मतलब ही है कि परस्परता में एक दूसरे के साथ जो भी पहचान करके निर्वाह करना है। वो परमाणु अंश से देखेंगे तो वहीं से ही पहचान हो करके परमाणु के रूप में बनना, परमाणु से फिर जो है अणु के रूप में बनना, फिर अणु से उससे बड़ी रचना के रूप में बनना, और फिर वहां से देखेंगे तो जितने भी मतलब पदार्थ अवस्था का बनना, उससे फिर और बड़ी जो एक देखेंगे समृद्ध प्राण अवस्था, फिर जो भी देख रहे हैं जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, ये सब का निर्माण उसी से ही हो रहा है। मतलब फंडामेंटली देखेंगे तो नीचे कोई एक, मतलब हर जगह ही एक दिशा मिली हुई है, वो जो प्रेरणा मिली हुई है कि ऐसी व्यवस्था बनने के बाद जो है उससे आगे की व्यवस्था की प्रेरणा मिली हुई है, तो उसका मूल आधार व्यापक ही हुआ। जो नियम की बात हो रही है कि व्यापक ही मूल नियम के रूप में काम कर रहा है, तो ये देखेंगे कि परमाणु अंश से परमाणु बनना, परमाणु से अणु बनना, अणु से अनुरचित पिंड बनना, उससे और बड़ा कुछ भी व्यवस्था बनना, इन सब के मूल में महाकारण के रूप में देखेंगे, नियम के रूप में देखेंगे तो व्यापक ही है। व्यापक की प्रेरणावश ही ये चीजें हो रही है, इसको भी पकड़ना जरूरी है। भैया आपने व्यापक, 4-5 चीजें बताई है। हाँ जी पहले तो दीदी। भैया आपने बोला कि व्यापक है जो इन, हाँ, हम ऐसा समझे इसको, आपने ऐसा समझाया हमको कि ये एक पारगामी है। फिर आप कहते हैं कि जो ये जितनी व्यापक में जो इकाइयां हैं वो हमेशा बनी रहती हैं, मतलब वो वस्तु के होने या नहीं होने पर भी व्यापक व्यापक में वो बनी रहती सब। ठीक है। फिर इनका होने का कारण यह है व्यापक में कि चुंबकीय शक्ति के कारण वो परस्पर नियमता से वो वहां पर है, यानी पूरकता से सब इकाइयां व्यापक में है, ये आपने बताया। लास्ट में आप कह रहे हैं कि व्यापक की प्रेरणा से ये सब कुछ वहां पे है, तो और इनका आधार व्यापक है, तो इससे फिर व्यापक हमको अनुभव होना होता है, ऐसी बात कहेंगे आप? हाँ, मतलब देखेंगे कि जैसे परमाणु अंश कहीं पर भी है, उसमें परमाणु बनने की जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति।
ये प्रवृत्ति है, वो परमाणु अंश जो है वो किसी परमाणु के साथ ही मतलब वो हो रहा है, मतलब अपने स्वभाव गति में आ रहा है, उसको जो प्रेरणा मिली हुई वो प्रेरणा व्यापक वश ही है। फिर देखेंगे तो एक परमाणु भी एक अणु बनाने की प्रेरणा से प्रेरित है। एक परमाणु को देखेंगे तो परमाणु अणु बनाने की प्रेरणा से प्रेरित है, वो भी व्यापक की प्रेरणा से है। अणु देखेंगे तो अणु उससे उसके अंदर बड़ी व्यवस्था इम्प्लीमेंट। हाँ हाँ भैया, ध्यान आया। आज ही सुबह भैया ने बताया था कि हर उसमें एक एक से दूसरी अवस्था में जाने का ब्लूप्रिंट होता है, उसके अंदर एक ब्लूप्रिंट है, वो उसे, उसका नाम है अध्यास। अध्यास आज सुबह बताया था अच्छा कि बीच में पेड़ बनने का इनहेरेंट क्वालिटी, ये वही बात बता रहे हैं भैया कि मैं जो बोल परमाणु रहा से हूँ अणु। कि जो देखेंगे कि हर देखेंगे तो एक छोटी इकाई है, वो छोटी इकाई अपने से बड़ी एक इकाई में मतलब वो है व्यवस्था में भागीदार है। जैसे देखेंगे तो परमाणु अंश हुआ, परमाणु अंश जो है परमाणु बनाने में भागीदार हो रहा है, परमाणु अणु बनाने में, अणु उससे बड़ी व्यवस्था बनाने में। तो अब ऐसे देखेंगे तो हर एक इकाई एक छोटे में एक व्यवस्था है और उससे बड़ी व्यवस्था में वो भागीदारी करना के लिए प्रयत्नशील है, प्रेरित है। तो ये जो भी दिशा दिख रही है ना प्रकृति में, वो व्यापक के ही कारण है। कोई भी चीजें रैंडमली नहीं हो रही है। जैसे मिट्टी में कुछ हम बीज लगाते हैं और वो बीज जो है वो पौधा बन जाता है, तो ये रैंडम नहीं है, ये सब एक नियम के तहत ही। तो ये कोई भी क्रिया होने में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी देखेंगे तो वो व्यापक की प्रेरणावश ही है। जो साम्य ऊर्जा है, ये साम्य ऊर्जा को हम प्रेरणा के जैसा भी स्वीकार सकते हैं कि हर इकाई में एक तरीके से देखेंगे तो ये पता है कि उसको आगे किस दिशा में प्रवृत्त होना है। भैया एक क्वेश्चन है भैया। जैसे अपन जड़ जड़ आवास मतलब जड़ को देखते हैं तो जड़ में सारी ही तीनों अवस्थाओं का अपना इस प्रेरणा के कारण या उनकी उन व्यापक के कारण जो भी उनके अंदर है वो सारा एक नियम से होता है और निश्चित है, आचरण निश्चित है उनका। तो हम उनसे ज्यादा मतलब मानव ज्ञानावस्था की इकाई होने के कारण और चैतन्य होने के कारण चेतना के रूप में व्यापक है जब हमारे अंदर, तो अंदर भी और बाहर भी। तो फिर बाकी जड़ चीजों को तो इतनी एफर्ट नहीं लगाना होता है अपने मूल रूप में रहने के लिए। हम उनसे विकसित इकाई होने के बाद भी हम व्यापक में जो सही चीज है वैसा ही हम मतलब हमारा मूल रूप क्यों नहीं आचरण में क्यों नहीं आ पाता है, ये बोलना चाहते हैं। बढ़िया। तो देखिए, एक तो दीदी पहली बात तो समझ में आया कि जड़ इकाइयों में व्यवस्था की एक प्रेरणा है और उस प्रेरणा के लिए उनको कोई श्रम नहीं करना है, वो एक नियम से व्यवस्थित है, संरक्षित है ना। यहां तक तो जड़ इकाइयों में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हाँ, अब नहीं। चैतन्य इकाई में आते हैं तो यही व्यापक चैतन्य इकाई में चैतन्यता के रूप में व्यक्त हो रहा है ना। अब चैतन्यता के रूप में व्यक्त होने का मतलब ये मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा की क्रिया को ही हम चैतन्य क्रिया कह रहे हैं। अब ये देखेंगे जो भी एक ये जो भी आपको दिख रहा है कि भाई ये मानव के यहाँ धरती पे आने से पहले बहुत ज्यादा जो श्रम हुआ कि मानव इस जगह इस धरती पे आ करके रह सके। मानव का तो जितना भी साल हुआ होगा पता नहीं, उससे कितने साल पहले तक धरती ने ये श्रम किया होगा, है ना। तब जा करके मानव यहाँ रहने के योग्य हुआ। उसमें भी मानव के रहने के बाद भी देखेंगे तो पहले तो पशुओं के जैसे रहा, धीरे 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 उसके जो है मतलब जो भी चेतना का स्तर बढ़ा है। अब ये सारी कुछ देखेंगे तो ये व्यापक की प्रेरणावश ही हो रहा है। जो भी अभी देखेंगे ऐसा लग रहा है वो व्यापक व्यक्त होना चाह रहा है। और व्यक्त कौन करेगा? अनुभव संपन्न व्यक्ति ही इस बात को व्यक्त करेगा। जैसे देखेंगे आदरणीय नागराज जी ने इस बात को व्यक्त किया, उनके माध्यम से व्यापक व्यक्त हुआ।
तो व्यापक स्वयं व्यक्त होना चाह रहा है, और व्यक्त होने का मतलब क्या है कि ये जो अभी आपको प्रेरणा मिली, जैसे आप हम जो मतलब इस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, वो व्यापक की प्रेरणा वसी है कि जब तक हम इस व्यापक का अनुभव नहीं कर लेते हैं, उसको प्रमाणित नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारे अंदर वो प्रेरणा है ही। वही प्रेरणा को आप श्रम समझ सकते हैं, श्रम के रूप में। वो प्रेरणा ही श्रम है। भैया इसका मतलब कि व्यापक में कोई चाह है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? वही, अब ये देखिए, व्यापक में चाह खुद है, में तो कुछ कुछ है ही नहीं। वही कोई व्यापक के यानी कि हाँ, व्यापक में इकाई आने से उसमें ऊर्जा आती है, बाकी व्यापक में कुछ ऐसी कुछ चीज है क्या जो जो हम में होती है, चाह जैसी या पहचानने जैसी है, ऐसा कुछ उसकी वजह से सब कुछ है? यानी कि वो जरा क्लियर कीजिएगा जो भी आपको ख्याल हो। देखिए, एक जो चीज है कि व्यापक में चाहना, जब मैं बात कर रहा हूं तो हम उसको जीवन क्रियाओं से रिलेट कर रहे हैं। जैसे जीवन की चाहने का मतलब क्या हुआ, यदि हम चाहना क्रिया को कहें तो आशा विचार इच्छा वाली क्रिया को ही तो हम कह रहे हैं ना, चाहने की क्रिया। व्यापक स्वयं क्रिया ना होते हुए समस्त क्रियाओं के लिए आधार है। इस चीज को पहचानना पड़ेगा अच्छे तरीके से कि अभी जो, अब देखेंगे कि जो हमारे में जो आशा की क्रिया है या विचार है, जो भी क्रिया या जो चित्रण क्रिया है, वो बेसिकली है तो व्यापक के ही कारण है, क्योंकि व्यापक ही जो है चैतन्य, इकाई में चैतन्यता के रूप में है। तो जितनी भी तरीके की क्रियाएं हैं, उन सारी क्रियाओं का जो मूल आधार व्यापक ही है। तो चाहने की क्रिया तो जीवन में हो रही है, चाहने की क्रिया जीवन में हो रही है, लेकिन ये जो चाहने की क्रिया के पीछे जो प्रेरणा है वो व्यापक की है। तो व्यापक स्वयं क्रिया ना करते हुए समस्त क्रियाओं का आधार है। वो क्रिया नहीं है, उसमें अनुभव दर्शन में देखेंगे तो उसमें कोई संकल्प विकल्प का कोई प्रमाण नहीं है। व्यापक में, ब्रह्म में कोई संकल्प विकल्प का प्रमाण नहीं है, ऐसा लिखा है बाबा जी ने वो दर्शन। क्योंकि जो अभी आप बात बोल रहे हैं, ऐसा मतलब कंफ्यूजन बनता है कि मतलब व्यापक चाह रहा है कुछ, क्या चाह नहीं रहा है कुछ। वो जैसे ही चाहना बात करेंगे तो फिर वो क्रिया आ जाएगी। वो क्रिया नहीं है, वो क्रिया शून्य है। लेकिन ये क्रिया शून्य रहते हुए भी समस्त क्रियाओं का आधार है। ये महत्वपूर्ण बात है कि वो क्रिया शून्य रहते हुए भी समस्त क्रियाओं का आधार वही है। इसको पकड़ना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम भैया, जैसे ही बात करते। हाँ। हाँ जो समझ आया, जैसे पेड़ हो रहा है बीज से, तो उसमें भी व्यापक का ऊर्जा से वो भी हो रहा है, और जितने सारी क्रियाएं हो रही है वो सब व्यापक के ऊर्जा से हो रहा है, ऐसा मैं बिल्कुल, मान सकता हूँ। बिल्कुल, जो भी क्रियाएं दिख हाँ, रही है व्यापक समस्त आधार है। क्रियाओं हाँ। का महाकारण व्यापक ही है। जो भी क्रियाएं हो रही है, व्यापक ही मूल प्रेरणा है। तो भैया हमारी चाहना भी यही है, प्रेरणा भी यही है। तो फिर हम चाहकर भी ये जैसे जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान भी जाता है। फिर हम यदि यही क्या कहेंगे मूल चीज है, तो इसको फिर हम इतना स्ट्रांगली क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए, अभी ऐसा लग रहा है कि हम व्यापक का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, या हमको श्रम दिख रहा है, विश्राम नहीं दिख रहा है। लेकिन ये देखिए कि जागृति निश्चित है। ये भी भाषा जो कहा हुआ है वो इसी आधार पर कहा हुआ है, क्योंकि यही व्यापक में होने का जो एक कहे कि दिशा है। समय सीमा को हटा दिया जाए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1 करोड़ वर्ष हटा दिया जाए, तो जो स्थिति जो बाबा जी की बनी आदरणीय, वैसी ही स्थिति हर आदमी की होगी ही होगी, क्योंकि यही उसका गंतव्य है।
उस गंतव्य तक पहुंचे बिना उसमें विश्राम नहीं है। वो प्रेरणा हर क्षण बना हुआ रहेगा जागृति का, और वही प्रेरणा जो है उसमें श्रम के रूप में दिखेगा कि व्यापक का अनुभव करना है, पूर्ण ज्ञान होना है। ये जब तक नहीं होगा तब तक ये श्रम रहेगा ही रहेगा। ये जो दुख है, ये जो दुख जो भी है, वो बेसिकली वो इस ओर ही हमारे को प्रेरित कर रहे हैं कि हमको पूर्ण ज्ञान होना है। पूर्ण ज्ञान का मतलब व्यापक के अनुभव तक पहुंचना है, यही हमारा गंतव्य है। तो ये जो गंतव्य है, ये गंतव्य के लिए जो हमको दिशा मिल रही है वो व्यापक की प्रेरणा से ही मिल रही है। गंतव्य के लिए हमारे को दिशा मिल रही है वो व्यापक की प्रेरणा से ही मिल रही है। यदि यह गंतव्य निश्चित नहीं होता है ना, तो हमको प्रेरणा भी नहीं मिलती। तो अभी जितना भी हमारे को दिख रहा है, जो भी श्रम का क्षोभ दिख रहा है, वो विश्राम की ओर हमारे को प्रेरित करने के अर्थ में ही मिल रहा है। तो ये जो इसी आप भैया बोल जी रही है ऐसा ना। देख सकते हैं। हाँ, बोलिए दीदी। जी हाँ, यानी अभी ध्यान जा रहा है, उसे काफी समय जाता नहीं। अभी आप कह रहे हो उसको इस प्रकार कनेक्ट करते हुए कि व्यापक में इकाइयां है, यानी बोले सूक्ष्म, जो सूक्ष्म दो अंशों का भी परमाणु देख, मुझे परमाणु के स्तर से बात है ना, वो कैसे व्यापक में संपृक्त होने के कारण वो कैसे आगे आगे की ओर बढ़ता है व्यवस्था के लिए, उससे आगे की बड़ी इकाई मैंने अणु, परमाणु, इस प्रकार ये गठनशील परमाणु के लिए यानी विकास तक यानी गठन पूर्ण हो गया, तो वो उसकी तृप्ति के लिए ही वो प्रस्तापन विस्थापन और पूरा आगे बढ़ते जाते हैं। इस चीज को हम देख रहे हैं, भले सूचना के माध्यम से ये, लेकिन हम भी अपने द्वारा प्रयास करते हैं तो हमें वो लगता है कि हाँ। तो उसी प्रकार विकास होने के बाद है ना गठन पूर्णता, तो जीवन की तृप्ति ये अल्टीमेटली गोल है। इसके लिए ये पूरा प्रयास जो अभी आप बता रहे हैं उसी को है ना, जब तक ये पूरा नहीं होगा और दिव्य आत्मा तक की बात इस तरह ना आचरण निश्चितता, तब तक ये कंटिन्यूशन हम चाह कर भी रोक नहीं सकते। रोक भी दिया तो कुछ समय बाद अगली शरीर यात्रा में से हम वापस जुड़ना ही है, इसके बिना दूसरा नहीं है। ये प्यास और ये आवश्यकता दोनों हमें जीवन की तृप्ति के लिए ही है, ये व्यापक का मूल कारण होने के कारण। इसी प्रकार न भैया जी, बिल्कुल, इसलिए तो जीवन में मतलब तृप्ति नहीं मिलेंगी 10 क्रिया एक्टिवेट हो जाए। हाँ क्योंकि देखिए बाबा जी ने कहा कि कहीं पर भी जाए अस्तित्व में यही चार चीज, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति, यही दिखता है। तो अभी हम जो है जागृति क्रम में है, और जागृति ही हमारी दिशा है, गंतव्य है। जागृति ही हमारा गंतव्य है और उस ओर ही हम प्रेरित हैं। तो ये सब व्यापक के कारण ही है। मतलब क्या सुंदर व्यवस्था है व्यापक को, देखिए ये कितना सुंदर है। हर चीज को वो प्रेरित किया हुआ है उस गंतव्य की ओर पहुंचाने के लिए। जी, बहुत बढ़िया, एकदम यही दिखता है। इसीलिए बहुत राहत भी लगती है और निश्चिंती लगती है ना बाबा जी द्वारा ये प्रस्तुत वांग्मय, और हर एंगल से मुझे अब ऐसा भटकाव नहीं कि हम कहाँ जाके उस चीज को पाए, ऐसा नहीं फील होता है। अपने आप में ही काम करना है, और ये जो वांग्मय के द्वारा प्रस्तुत है इसको कनेक्ट जोड़ते हुए उसको, मुझे यही पूरा मुझे सभी के साथ, क्योंकि जब तक हम इसको देखेंगे नहीं और जीने में नहीं आएगा व्यवस्था संबंध, तब तक बातें ही रह जाएंगी और उसका ये नहीं फील कर पाएंगे भाषा भाष से आगे की ओर। और इसमें एक बात ये भी लगती है भैया, ये सब सुनते हैं तब कि ये जो भी चीजें हमारे समझ में आती जाती है, इसको वास्तव में हमें अपने अंदर उतार कर जीने की जरूरत है। हम ऐसे समझने समझाने के लिए बहुत बोलते हैं, लेकिन जहां भी ऐसा कुछ आता है अपना व्यवहारिक रूप में, वहां पर हम अपनी जो भी फसावटें हैं उनसे ऊपर नहीं आ पाते हैं। तो जो भी पढ़ी हुई सूचनाएं तो हमारे पास ढेर सारी इकट्ठी हो जाती है, लेकिन व्यवहार रूप में और आचरण रूप में जब वो नहीं आता है तो हम खुद भी संतुष्ट नहीं हो पाते, और सामने वाला भी अवमूल्यन भी करता ही है चीजों का देखकर कि जो पढ़ रहे हैं हम और वैसा जी नहीं रहे हैं, तो वो हम तक मतलब सामने वाले तक भी वो बात रूप में ही जाता है, उसका सही वो समझ भी आ नहीं पाता है। पता नहीं मैं आपको समझा बता पा रही तो हूँ कि नहीं दीदी बता पा आप रही जो हूँ, बोल अपनी रही बात है ना, रख पा वो रही हूँ। बेसिकली वही है, वो पूर्ण ज्ञान की अर्थ में ही बार बार प्रेरणा है। क्योंकि परस्परता में जो भी हमारा इंटरेक्शन होता है, जो उससे अपनी को अपेक्षा है उभय तृप्ति की, वो नहीं होने के कारण वापस हम फिर से सोचने की बाध्य होते हैं
कि भाई कहाँ पर मूल नियम है जो पकड़ में नहीं आया, तो ये पता चलता है कि अपने में पूर्ण जागृति नहीं हुई है, इस कारण से ही ये हो रहा है। तो ये सारी जो भी मतलब वातावरण का जो भी दबाव है, जिसमें हमारे को जो भी दुख क्लेश होता है, क्षोभ होता है, वो वापस अपनी ओर ही जो हमको प्रेरित करता है कि हमको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, हमको अनुभव नहीं हुआ है, और अनुभव की ओर हमको बार बार वो धक्का मिलता है इन विधियों से। तो ये जितने भी तरीके के देखेंगे ना, वो सब के सब आपको प्रेरणा ज्ञान के ही लिए कर रहे हैं। मतलब यदि हमारी तृप्ति हो गई होती है ना, तो हमको ज्ञान की क्या आवश्यकता थी, व्यापक के अनुभव की क्या आवश्यकता थी, यदि हमारी तृप्ति जैसी अभी स्थिति है उसमें ही तृप्ति हो जाए। तो प्राकृतिक विधि से देखिए, पूर्ण तृप्ति जो भी कह रहे हैं या विश्राम जो भी कह रहे हैं, वो व्यापक में अनुभव के पहले है ही नहीं। मतलब ये, नहीं। मतलब एक तरीके से कहे कि व्यापक जो भी कहे, ये अस्तित्व की व्यवस्था ही ऐसी है कि पूर्ण तृप्ति जो है वो व्यापक के अनुभव के पश्चात ही है। अभी तो हमारी स्थिति तो छोड़ दीजिए, जिसकी मतलब अवधारणा की स्थिति हो जाएगी, साक्षात्कार हो जाएगा, अवधारणा हो जाएगा, उसको भी तृप्ति पूर्ण नहीं मिलने वाली, वो भी बाध्य होगा व्यापक में अनुभव करने के लिए। हम तो है ही, हमारे को तो पहले साक्षात्कार के लिए ही दबाव है कि साक्षात्कार हो, साक्षात्कार हो जाएगा तो उसके बाद जो है प्रेरणा है कि अवधारणा हो, उसके बाद जाकर के है प्रेरणा की भाई व्यापक में अनुभव हो, तभी जाकर के हमको विश्राम की अनुभूति होगी, उससे पहले विश्राम की अनुभूति नहीं होगी। तो आप हम लोगों को जो श्रम है या जिसके श्रम की अनुभूति हो रही है, जो भी हमको है, वो प्राकृतिक विधि से है, वो उस दिशा में हमारे को प्रेरणा है, इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। और मतलब मैं अपनी एक बात कहूं कि जो भी दुख है या ये चीजें हैं, यदि दुख से हम दुखी होने के साथ साथ यदि इस ओर भी हमारा ध्यान जाता है कि भाई हमको यदि ज्ञान नहीं हुआ है, इसी कारण से हमारे में ये दुख है, जो भी जो अंतिम लक्ष्य है कि आत्मा में व्यापक का अनुभव हो, ये अंतिम लक्ष्य तक मैं नहीं पहुंचा हूं, इसीलिए हमारे समस्त दुख है ना। यदि ये फंडामेंटल, ये रूट नियम पकड़ में आएगा तो हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। यदि ये नहीं पकड़ में आया तो दुख से जो है सिर्फ दुखी होने का ही काम करेंगे। तो बार बार ये सारी चीजें अपने को ध्यान दिलाती है कि हमको जो भी है ये व्यापक में अनुभव करना ही होगा, जो अंतिम लक्ष्य है उसको पाना ही होगा। और ये विश्वास भी बनता है कि जो बाबा जी जिस तरीके से उन्होंने अनुभव किया और ये कहा कि जहां भी है वो यही है, जागृति क्रम जागृति ही है, मतलब हम जागृति क्रम में है तो हमारे को जागृति होना ही होना है। गठन पूर्णता हो गई है, अब वो क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता ही हमारा गंतव्य है। समय सीमा को यदि हटा दे तो हमारी जागृति निश्चित है। समय सीमा को हटा दिया जाए, मतलब साल, 2 साल, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल, यदि इसको हटा दिया जाए तो जागृति निश्चित है हमारी। इससे स्वयं पे थोड़ा सा विश्वास भी बनता है, दुख को मलहम भी लगता है कि हम प्रयास करेंगे, जितनी जल्दी प्रयास करेंगे उतनी जल्दी हम वहां तक पहुंचेंगे, जितना कम प्रयास करेंगे उतना लेट से पहुंचेंगे। तो मैं पहुंच सकता हूं, ये विश्वास बनता है, और पहुंचने के लिए बेसिकली प्रयास करने की जरूरत है। एक व्यक्ति वहां पहुंच सकता है, इसलिए मैं भी वहां पहुंच सकता हूं। तो अब अपने में ही उसकी बलवती होना, प्राथमिकता होना कि मैं वहां पहुंचना चाहता हूं या नहीं चाहता हूं। ये सारी परिस्थितियों का दबाव उसी अर्थ में ही है कि मैं वहां पहुंचना चाहता हूं या नहीं पहुंचना चाहता हूं। तो वापस फिर से आते हैं कि जो भी मतलब जो भी क्रियाएं दिख रही हैं, चाहे जड़ क्रिया हो या चैतन्य क्रिया हो, उन दोनों का आधार व्यापक है। तो व्यापक स्वयं क्रिया ना करते हुए समस्त क्रियाओं को प्रेरणा के रूप में प्राप्त है। तो वो क्रिया नहीं है, वो प्रेरणा के रूप में, साम्य ऊर्जा के रूप में, प्रेरणा कहें, साम्य ऊर्जा कहें, जो भी कहें, तो क्रिया नहीं है, लेकिन सारी क्रियाओं का महाकारण है, सारी सारी क्रियाओं का कारण है, स्वरूप वही है। स्वयं क्रिया ना करते हुए समस्त क्रियाओं का आधार है।
इसमें गर्व क्या होता है, जब हम वो उसको इकाई के रूप में या फिर नियंता के रूप में कंट्रोल करने के अर्थ में, है ना, उसकी इच्छा से सब हो रहा है, ये जैसे इच्छा और ये सब लाते हैं ना, तो बेसिकली चैतन्य क्रिया की जो जो भी क्रिया है, उस क्रिया को हम व्यापक पे आरोपित कर देते हैं। चैतन्य की क्रिया को हम व्यापक में आरोपित कर देते हैं, वही गड़बड़ी हो जाती है। व्यापक कोई क्रिया नहीं है, लेकिन समस्त क्रियाओं का आधार है, इसको पकड़ना होगा। भैया एक बढ़िया कनेक्ट हुआ, बहुत बढ़िया बताया आपने। ये जो जीवन में जो प्रेरणा है जागृति के लिए, वो भी व्यापक से ही है, मतलब व्यापक ही प्रेरणा है, प्रेरणा का आधार है। बिल्कुल। ये बढ़िया कनेक्ट हुआ एक चीज। फिर हाँ, ये व्यापक का अनुभव, व्यापक का अनुभव मतलब उसको समझना और उसको फील करना, ऐसा समझ सकता हूँ कि और थोड़ा बताएंगे? जैसे अभी जितने भी बातें हम कर रहे हैं, ठीक है, ये तो एक हम्म बेसिकली चित्तवृत्ति की सीमा में हम्म। है ना। लेकिन जब जीवन के रूप में देखेंगे, तो व्यापक का जो भी पूर्ण अनुभव करने की क्षमता आत्मा में है। जो गठनपूर्ण परमाणु में बात हो रही है कि नाभिक में एक अंश है और उसके चारों तरफ 2 8 18 32 है, जो ये बात कर रहे हैं, तो यदि हम उसको क्रिया के रूप में देखें, तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, तो इस व्यापक का अनुभव करने की क्षमता आत्मा में है। चित्त वृत्ति व्यापक का अनुभव नहीं कर सकता, उसका अनुमान कर सकता है, अनुभव नहीं कर सकता। तो हम जो भी कर रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं। अनुभव जो है वो आत्मा में होगा। अनुभव। अनुभव हाँ हाँ, करने तो का अनुभव मतलब अब क्या होगा और आत्मा में? कुछ, अनुभव करने का मतलब हुआ कि अब और कोई उसको लेके शंका नहीं है, पूर्ण तृप्ति हो चुकी है। अभी क्या है कि अभी लगता है कि कुछ और जानना शेष है, वो जानना शेष नहीं रहता, वो हो गया, स्वयं में ऐसा हो जाता है कि ऐसा ही है। अभी हम जो भी चीज कर रहे हैं वो चित्तवृत्ति की सीमा में कर रहे हैं, तो हमारा अनुमान होता है, लेकिन उसको लेकर के कुछ ना कुछ एक शंका कुशंका बनी रहती है। आत्मा में व्यापक के अनुभव होने के बाद ये समस्त शंकाएं खत्म हो जाती है। ऐसा है, आप दृष्टा की जगह पे आ जाते हैं, ऐसा ही है। लेकिन इस अनुमान हुए बिना वहां अनुभव तक जाएगा भी नहीं। अभी ये अनुमान हुए बिना वहां अनुभव तक जाएगा भी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि सडनली आत्मा में व्यापक का अनुभव हो जाएगा। तो आत्मा, जो भी व्यापक के अनुभव की जो क्षमता है, वो आत्मा में है। ये बात पकड़ में आनी चाहिए कि चित्त वृत्ति उस व्यापक का अनुभव नहीं कर सकता। तो इसी अर्थ में अब ये जो बेसिकली व्यापक का अनुभव ये अंतिम लक्ष्य के रूप में यदि स्वीकार होता है, तो फिर ये अध्ययन प्रक्रिया आती है कि भाई व्यापक का अनुभव करने के लिए क्या करना होगा। उससे पहले बुद्धि क्रियाशील होना पड़ेगा, उससे पहले चित्त की जो साक्षात्कार क्रिया है वो होनी पड़ेगी, और साक्षात्कार होने के लिए मनन होना पड़ेगा, मनन होने के लिए श्रवण करना होगा, और श्रवण करने के लिए जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो करना होगा, पढ़ना होगा, इस पे जो है तर्क रूप में बैठाना होगा, यही श्रवण है। तो ये अनुभव के लिए बेसिकली कहेंगे तो ये धरातल बना रहा है, तो ये धरातल बनने का काम कर रहा है। तो एक बार ये जो व्यापक है, इस व्यापक को समझ करके समस्त क्रियाओं को जो देख लेते हैं, उससे थोड़े से अस्तित्व के प्रति निश्चितता का भाव आता है। निश्चितता का भाव आने का मतलब हर चीज जो है एक नियम से ही है ना, नियम से ही चल रहा है, सब कुछ है। तो अपने को लगता है कि भाई इस नियम को पहचान ले, है ना, और उसके बाद हम इस नियम से ही यदि चलने लगे तो सारे दुखों से मुक्ति हो जाएगी, ऐसा स्वयं में विश्वास बनता है। वरना सिर्फ दुखी होने का काम बनता है। यदि नियम, ये सारी जो चीजें जो अपन बात कर रहे हैं, ये नियम पकड़ में नहीं आती है, तो हम सिर्फ दुखी होते हैं। दुख से मुक्ति का उपाय नहीं पता चलता। दुख से मुक्ति का उपाय यही है कि हमको पूर्ण अनुभव करना पड़ेगा, व्यापक का अनुभव करना होगा।
जिसको ब्रह्मानुभूति कहे, ब्रह्मानंद कहे, जो भी कहे, यही हर मनुष्य का मतलब अंतिम लक्ष्य है। इसी अर्थ में देखेंगे तो व्यापक को चेतना नाम से भी इंगित किया गया है। अब देखिए, मतलब यदि ध्यान में हो, किन्हीं को है ध्यान में कि व्यापक को चेतना नाम भी दिया गया है दर्शन में? आपके मैंने, हाँ बोला था चेतन, हाँ चेतना। भाई। और मानव को चैतन्य, ये दो शब्द वही हैं भैया, चेतना और चैतन्य। तो व्यापक को चेतना क्यों कह रहे हैं? किस किस एंगल से उसको चेतना कह रहे हैं? व्यापक को ज्ञान भी कह रहे हैं, क्या मतलब है इसका? हम्म। क्योंकि जैसे ही ज्ञान चेतना बात आती है तो फिर हम आ जाते हैं जीवन क्रिया पे। तो जीवन क्रिया में जिस चीज को हम देखना चाहते हैं वो व्यापक के लिए भी वो शब्द यूज हो रहा है, ज्ञान भी यूज हो रहा है, चेतना भी यूज हो रहा है। ये सब पकड़ना होगा कि इतने सारे जो एक अनुभव संपन्न व्यक्ति ने इतने सारे उसके क्यों नाम दिए। उनको दिखा है, अनुभव हुआ है, तभी तो नाम दिया उन्होंने। चेतना नाम दिया तो उन्होंने कुछ तो देखा है, तभी उसको नाम दिया चेतना। चैतन्य क्रिया अलग चीज है, चेतना अलग चीज है। लेकिन देखेंगे तो भाई और भी मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, ऐसे भी वर्ड आए हैं। हाँ, चेतना में होने से ही चैतन्य क्रिया है ना भैया, ऐसे समझेंगे हम। वही देखिए, मतलब चेतना होने का क्या मतलब है, इसको भी पहचानना पड़ेगा ना कि चेतना किस अर्थ में कह रहे हैं। ये पारगामी साम्य ऊर्जा है, साम्य ऊर्जा के अर्थ में ही चेतना कह रहे हैं, या फिर किस अर्थ में इसको चेतना कहा? क्योंकि उसमें होने से सारी इकाइयां ऊर्जित होती हैं, इसलिए उसमें चेतना है। नहीं तो इकाइयां ऊर्जित नहीं हो पाती। वो सोर्स हाउस है ना भैया, इसलिए उसको चेतना कहा गया। बाकी लोग? देखिए, मुझे जो लगता है वो दोनों अर्थ में ही है कि वो जो बेसिकली सबको जो मूल प्रेरणा के रूप में प्राप्त है, मतलब मेरा जो इसमें अनुमान बनता है ना, कि जो सबको मूल प्रेरणा के रूप में प्राप्त है, उसके कारण ही सभी चीजों में एक तरीके से देखेंगे तो पहचानना, निर्वाह करना हो पा रहा है। यदि हम देखेंगे इसको कि एक जड़ इकाई दूसरे इकाई को जो पहचान पा रही है, अभी कई जगह साइंस भी इस जगह पे आ गया है कि जड़ में भी चेतना है। कैसे वो बोलता है कि यार एक जड़ इकाई दूसरे इकाई के साथ जो भी फोर्स लगा करके, अट्रैक्शन के साथ जो एक दूसरे के साथ एक संगठन बना लेते हैं, तो उसके बीच में ये एक दूसरे को पहचान कैसे रहे? पहचानने का आधार चेतना है। ये बात पकड़ में आ रही क्या बोल रहे हैं? साइंस भी इस जगह पे पहुंच रहा है, कई लोग इस तरह की भाषा बोलने लगे हैं कि एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश को जो पहचान करके परमाणु बना ले रहा है, तो ये पहचानने का जो काम है, वो पहचानने का काम को वो चेतना के रूप में देख रहे हैं। ये जो पहचानना है, वो पहचानना मतलब वो पहचानने की क्रिया को चेतना से जोड़ रहे हैं। वो चेतना बस ही ये पहचान हो पा रही है। ये बात कुछ पहुंच रही है कि जड़ इकाइयों में जो वो पहचानना हो रहा है, उस पहचानने को भी वो चेतना नाम दे रहे हैं। ये सरप्राइजिंग लगता है ना कि भाई एक जड़ इकाई दूसरे जड़ इकाई को भी पहचान रही है, जैसे आप हम पहचानते एक दूसरे को। और उस तरीके से जड़ इकाइयां भी एक दूसरे से, एक हाइड्रोजन का परमाणु है और ऑक्सीजन का परमाणु है, वो एक दूसरे के जब निकट आते हैं तो एक दूसरे को पहचानते हैं, और वो पहचान करके व्यवस्था में हो जाते हैं। वो पहचानना जो है वो बेसिकली ऐसा, उसको उस अर्थ में यदि अलग तरीके से देखें तो ये जो पहचानना है वो बेसिकली उसको देख सकते हैं कि चेतना के रूप में है। अब यहाँ पर वो चीज ना आ जाए कि जैसे भी हम बोलते हैं ना पहचानने का मतलब कि अभी हम कहा जाते हैं वो आंख मुंह कान नाक होता है, वो जैसे अभी कार्टून में सब जगह बना देते हैं, वो हर चीज को जो है, रेलगाड़ी को जो है आंख मुंह कान लगा देंगे। बच्चों का कार्टून देखता हूं मैं,
कोई एक रेलगाड़ी है उसके भी आंख मुंह बना देंगे, है ना, हर चीज का, टमाटर का बना देंगे, है ना, हर चीज में बना देंगे। तो अभी हम लोग भी पहचान निर्वाह करना आंख मुंह नाक से ही मानते हैं, कैसे ही पहचानते हैं। ये उससे सूक्ष्म है काफी। जो ये पहचानना हो पा रहा है, वो पहचानना बेसिकली व्यापक के कारण ही हो पा रहा है। इस अर्थ में उसको चेतना का नाम दिया गया। कुछ पकड़ में आ रही है बात क्या? बताइए, आप लोग कुछ बताइए। कुछ ज्यादा हो गया क्या आज? भैया व्यापक को जी चेतना कहा है या चैतन्य स्वरूप कहा है? नहीं, चैतन्यता, जो चैतन्य क्रिया के रूप में जब बात करेंगे तो जीवन की बात। चेतना ऐसे दोनों के लिए प्रयोग हुआ है, व्यापक के लिए भी प्रयोग हुआ है और जीवन के लिए भी प्रयोग हुआ है। दोनों के लिए प्रयोग हुआ है। जैसे अब तभी तो हम बात कर रहे हैं जीव चेतना, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना। तो ये चेतना दोनों के लिए ही प्रयोग हुआ है। मतलब आप देखिए एक बार, यदि मतलब व्यापक को यदि जान लिया, मैंने सब कुछ को जान लिया, मतलब जो भी अस्तित्व है उसको जान लिया, उसके बाद मुझ में और व्यापक में क्या डिफरेंस रहा? मुझ में और व्यापक में कोई डिफरेंस रहा क्या? मैंने पूरे चीज को जान लिया, उसके बाद कुछ डिफरेंस है क्या? समस्त देखेंगे, अहंकार जो है ना उसी में ही विलय होता है। कैसे विलय होता है? कि भाई ये समझ में आ जाता है कि हमसे भी बड़ा कोई एक चीज है। व्यापक सबको देखेंगे ना, सबको समान रूप से प्राप्त है और वो हर क्षण प्राप्त है। ये चीज का अनुभव होने के बाद अहंकार कहाँ बचता है? ये चीज अहंकार कहाँ बचता है कि मैं हूं? ये व्यापक एक कोई बड़ी चीज है, मुझसे भी बड़ी चीज है। इसका पता चलने के बाद अहंकार बचेगा क्या? सबको समान रूप से प्राप्त है ना, हर समय प्राप्त है। तो जीवन को अपने से भी बड़े, जैसे आत्मा जो है उस चीज का अनुभव करता है कि परमात्मा जिसको नाम दे रहे, कि मुझसे भी कोई एक बड़ी चीज है जिसको परमात्मा कर रहे। लेकिन फिर देखेंगे कि इसमें एक और भाषा का भी प्रयोग हुआ है। मतलब इस अनुभव दर्शन में आत्मा ब्रह्म से भिन्न होते हुए भी नेष्ट नहीं है, क्योंकि प्रकृति सहज सर्वोच्च जागृति पूर्ण अथवा जागृतिशील अंश ही आत्मा है। आत्मा ब्रह्म से भिन्न होते हुए भी नेष्ट नहीं है। ब्रह्म से अलग है फिर भी वो नेष्ट नहीं है, क्योंकि उसका अनुभव जो कर लिया है ना। तो वो ये बात ठीक है कि भाई कई बार कंफ्यूजन रहा कि जब व्यापक का अनुभव किया, ये ब्रह्म का अनुभव किया, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं ब्रह्म हो गया। आत्मा को ब्रह्म का अनुभव हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि आत्मा ब्रह्म हो गया। लेकिन जो ब्रह्म है वो पूरा का पूरा उसको पता चल जाता है कि ऐसा है। फिर वैसा ही उसका जीने का कार्यक्रम हो जाता है, उससे अलग होने का कोई कार्यक्रम नहीं बनता। तो एक तरीके से परमात्मा जो है वो आत्मा में अनुभव में आने पर वो परमात्मा के स्वरूप में ही व्यक्त होने लगता है। उससे भिन्न तक पहले अपने आप को दिखता रहता है। जब तक वो परमात्मा का अनुभव नहीं कर लेता है तब तक उससे भिन्न अपने आप को देखता है, और उसी समय से ही उसको जो अहंकार रहता है, क्षुब्ध बुद्धि ही अहंकार है जिसकी बात कर रहे हैं। एक बार परमात्मा का अनुभव हो जाने के बाद समस्त अहंकार खत्म हो जाते हैं
और वो परमात्मा के जो भी अनुभव किया उसके अनुसार ही फिर वो जीने का उसका कार्यक्रम होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बाबा जी ने लिखी है, एक एक करके उस पे अपने लोगों को शोध करना होगा। और लेकिन एक चीज अब अवश्य है कि ये हम सभी लोगों को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जब भी हम दुखी हो रहे हैं, हमारे को जब भी दिख रहा है कि मैं विश्राम पाना चाह रहा हूं लेकिन हमारे को श्रम करना पड़ रहा है ना, हमारे में जो भी चित्त वृत्तियों में जो विरोध विरोध हो रहा है, या फिर ये कहें कि हम एक तरीके के दबाव जो झेल रहे हैं, वो सारे के सारी चीज जो है हमको वहां तक के लिए इंगित कर रहे हैं कि आत्मा में परमात्मा का अनुभव होना है। उससे पहले तक रुकने का कोई उपाय नहीं है। हम रुक सकते हैं लेकिन वो रुकना भी जो होगा वो बेसिकली हर क्षण हमारे को दबाव बनाए कि भाई रुकना नहीं है, थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं। लग सकता है कि कुछ अध्ययन किया, सारा कुछ अच्छी स्थिति बनी है, लेकिन वापस फिर से उस ओर दबाव बनेगा ही। वही हमारा अंतिम विश्राम स्थली है। ये चीज पकड़ में आती है तो अपन उसके बाद जो है ये डिसाइड कर सकते हैं कि वहां तक वो अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए फिर हमको क्या करना है। हम क्या सीधा आत्मा में अनुभव हो जाए उसके लिए प्रयास करें? नहीं। उसके बाद फिर जो क्रम बनता है कि आत्मा में अनुभव होने से पहले बुद्धि में अवधारणा होना आवश्यक है, जिसको भी हम अवधारणा बोध कर रहे हैं, है ना, जो अध्ययन विधि से होता है। अवधारणा बोध होने से चित्त में साक्षात्कार, उससे पहले चित्त में साक्षात्कार होना जरूरी है। साक्षात्कार होने से पहले मनन होना आवश्यक है। मनन होने के लिए भी जिज्ञासा होना आवश्यक है। मनन भी तभी होगा जब जिज्ञासा होगी। और जिज्ञासा का क्या मतलब है कि हमको जीने में तृप्ति चाहिए। जिज्ञासा का मतलब है कि जीने में जो अभी अपन बात कर रहे हैं ना, जीने में जो अपूर्णता है, जो अतृप्ति है, वही मूल स्रोत है जिज्ञासा का। तो जो जीने में अतृप्ति है वो हमारे में जिज्ञासा का स्रोत होगा। उस जिज्ञासा के स्रोत होने के साथ साथ जो ये प्रोसेस कर रहे हैं, पुस्तकों को पढ़ना, उसको श्रवण करना, लॉजिकली बात करना, ये सब श्रवण की प्रक्रिया है। इस श्रवण की प्रक्रिया के साथ साथ यदि हमारी जिज्ञासा जुड़ती है तो मनन होता है। तो अभी मान के चले कि हमारे में ये दोनों काम होना अभी बाकी है, जिज्ञासा बनना और दूसरा श्रवण ठीक से होना, तभी हम मनन कर पाएंगे, वरना मनन ही नहीं होगा। तो अपने लोगों को अब ये तय करना होगा अपने जीने में कि जिज्ञासा बने, नहीं तो कहीं ना कहीं हम इसको स्वीकार किए हुए रहते हैं। और जब भी इस तरीके के दुख पीड़ा जो भी होती है उसमें हम थोड़े समय के लिए विचलित होते हैं, फिर से उतने समय के लिए हमारी जिज्ञासा बनती है अध्ययन करने के लिए, और जैसे ही सारे मामले शांत हो जाते हैं, है ना, कोई दुख पीड़ा ऐसी नहीं रहती है, तो फिर से हम शिथिल पड़ जाते हैं। मैं तो अपने साथ देख पाता हूँ कि दुख पीड़ा जब भी आती है वो हमारे में जिज्ञासा को बलवती बनाती है, और जैसे ही वो खत्म होता है हम शिथिल हो जाते हैं, फिर जिज्ञासा कम रहती है। मैं तो अपने साथ ऐसा देख पाता हूँ। आप लोग बताइए। जी एकदम ऐसा ही है। तो ये तो दुख पीड़ा जो भी है वो तो हमारे लिए एक तरीके से कहें कि पॉजिटिव चीज है जिज्ञासा पैदा करने के लिए। जी भैया, केवी भैया कुछ बोल रहे हैं? हाँ हाँ, तो कभी ऐसा लगता है कि जितना पीरा उतना अच्छा होता है जब हमारे लिए, लेकिन हम पीरा को इनवाइट भी नहीं कर रहे ना, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम एक्स्ट्रा कोई पीरा को ढूंढें ताकि हमको और प्रेरणा मिले। बिल्कुल। जो भी पीड़ा है वो बेसिकली उसको देखने के मूल में जब जाएंगे नियम, तो वो जीवन में बेसिकली दिखता है कि पूर्ण ज्ञान के अभाव में ही ये पीड़ा है। हमको ज्ञान नहीं हुआ है, इसी के अर्थ में पीड़ा है। तो सारी पीड़ाएं हमको बार बार अपनी ओर ध्यान आकर्षण कराती है कि स्वयं में ज्ञान नहीं हुआ है, स्वयं में ज्ञान नहीं हुआ है, स्वयं में ज्ञान नहीं हुआ है। इसको वो बार बार ठोक बजाकर सुनिश्चित करता है। जी भाई।
हाँ, उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि हम तो पीड़ा में बह जाते, सिर्फ पीड़ित होते, है ना, और कोसते हैं प्रकृति को, देवी देवताओं को, दूसरे जिसने पीड़ित किया सिर्फ उसको कोसते रहते हैं। कोसने का काम ज्यादा होता है। उसके जो रूट कॉज है कि मेरे में ही ज्ञान के अभाव बस ये पीड़ा हो रही है, यहां हम नहीं पहुंच पाते। तो उस पीड़ा का कारण हम जब तक दूसरे पे आरोपित करते रहते हैं तब तक जिज्ञासा नहीं बनती, तब तक समझने के प्रति निष्ठा नहीं बनता है। जब तक हम दूसरे पर आरोपित किए रहते हैं उस पीड़ा का कारण, जैसे ही उस पीड़ा का कारण दूसरे से स्वयं पे आ जाता है कि अपनी अज्ञानता बस ही मैं पीड़ित हूं, तभी वो जिज्ञासा बनती है। तो जब भी दुख हुआ उसमें ये फंडामेंटल रूट कॉज अपने को पता चलना कि ये रूट कॉज मुझ में ही है, मेरी ही अज्ञानता वश मैं दुखी हो रहा हूं। चाहे सामने वाले ने कितना भी मतलब आपके साथ गलत व्यवहार या कुछ भी गलत किया हो, इसको पकड़ना होगा। क्योंकि सही ये कह गलतियां मुझसे भी होती हैं। मैं भी देखता हूं कि कई बार जब संबंध में दुख होता है उसमें हम दूसरे को ही लेकर के दुखी हो जाते हैं, उसको कोसते रहते हैं, उसके लिए चित्त वृत्ति में हम बार बार जो है खराब चीज सोचते रहते हैं, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया सब कुछ, और दुखी होते रहते हैं। और अंत में जब तक मैं ये स्वीकार नहीं करता हूं कि भाई फंडामेंटली मेरे को ही दिक्कत है, मैं ही अनुभव संपन्न नहीं हूं, है ना, मुझे अपने ऊपर ही काम करना है, जब तक ये मैं स्वीकार नहीं करता हूं मुझे उस चीज से राहत नहीं मिलती है। जब ये स्वीकार लेता हूं कि नहीं फंडामेंटली मुझे ही अपने ऊपर काम करना है, वो सारी पीड़ाएं शांत हो जाती है। होती ही नहीं पीड़। जब आपको अपने ऊपर ही काम करना है तो अपने आप से ही क्या घृणा होगी? घृणा तो दूसरे से होती है, स्वयं से घृणा नहीं होती, स्वयं हाँ, से ये क्योंकि होता है अपने पे सुधार। तो बस है ना भैया, दूसरे पे तो बस है नहीं, अपने पे तो बस है। हम हाँ, अपने तरफ से अपने आप को रेक्टिफाई कर सकते हैं, पर वो इजी गेम है ना भैया, दूसरों को ब्लेम देने में थोड़ा कंफर्ट वाली फीलिंग है दूसरों को। आप सही कह रहे हैं। जब हम अपना अपना दोष खुद ही ढूंढ लेते हैं और हमें पता चल गया कि यहाँ पर मेरी गलती है, तो फिर वो शमन होने का एक रास्ता तो मिल ही जाता है। जी जी, अपने पर ही कंट्रोल नहीं है और दूसरों को हम करने जाते हैं, ये हमारे दुख का कारण है। हाँ, यही हमारे प्रकार है। वही तो हमारे पास अपने पर उपाय क्या कंट्रोल है? हो जाए तो क्या चाहिए? दूसरे को नियंत्रित करने का प्रयास करें या स्वयं को नियंत्रित करने का प्रयास करें? हमारे अधिकार क्षेत्र में क्या स्वयं को लगता है? करना चाहिए, स्वयं को। स्वयं पे ही, स्वयं पे ही लगता है कि स्वयं को ही नियंत्रित कर सकते हैं। अधिकार क्षेत्र तो यही लगता है क्योंकि हमारे अधिकार में तो वही है, हमारा ही जीवन, हमारी और क्रिया हमारे हमारे अधिकार अधिकार में में है। होने पर भी हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो जीवन क्रिया शायद एस्टेब्लिश हो जाए और हो तो अलग बात है। बाकी अब तक तो यानी कि हम सोचते हैं, अच्छा कर नहीं पाते हैं हर जगह। वही तो उसका कारण क्या है? कारण यही है ना कि भाई जो भी नियंत्रण चाहिए, अभी बार मन बार में ये चिंता समझिए, और तीव्र चिंता। वही कह रहे हैं कि चित्त वृत्ति से हम जो मन का नियंत्रण चाह रहे हैं वो होता नहीं है। अंतिम जो देखेंगे फाइनल नियंत्रण जो है आत्मा से ही है। आत्मा से ही मन वृत्ति चित्त बुद्धि जो है नियंत्रित है। तो आत्मा की जागृति आवश्यक है ना। अपने पास कोई मतलब उपाय नहीं है, झक मारी है, करना ही पड़ेगा। चाहे पिट पिटा के करे या बिना पिटाई किए करे, करना ही पड़ेगा, है ना। तो आज हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था व्यापक को लेकर के, तो मतलब कुछ, क्योंकि देखिए मतलब मैं पर्सनली अपना जो भी है कि जब भी मतलब कुछ दुख होना या जो भी पीड़ित होने वाला काम होता है, तो जब मैं इन सारी चीजों को जो आज मैंने बताया चित्रित करता हूँ, व्यापक को देखता हूँ, सारी इकाइयों को, सारी चीजों को देखता हूँ कि भाई कैसे व्यवस्थित है और किस दिशा में प्रेरित है, तो मुझे फिर से बार बार अपनी जगह पर आता है कि भाई मेरा मेरा क्या जो डेस्टिनेशन है और मुझे किस दिशा में जाना है, ये मुझे उस क्षण पता चलता है। और अस्तित्व को लेकर के एक स्थिरता भी पता चलती है कि भाई सब चीजें स्थिर है, नियम से है ना। मैं बेकार का मतलब एक तरीके से कहें कि अपनी अज्ञानतावश या अपने कचरेपन के कारण ही मैं दुखी हो रहा हूँ। दुखी होने का कोई कारण नहीं है, दुखी होने के लिए मैंने जबरदस्ती अपने आप को बना लिया है। जबरदस्ती मैं दुखी हो रहा हूँ बिना
मतलब नासमझी बस ही मैं दुखी हो रहा हूँ, मुझे समझने की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये मेरा ध्यान बार बार जाता है, मतलब इन सब चीजों पे जब मैं सोचता हूँ, इसको चित्रित करने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे राहत मिलती है। ऐसा ही है भैया, हम सबके साथ ऐसा ही होता है, तभी राहत मिलती है कि ठीक है, व्हेन वी नो दैट वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स, हमारे अंदर के इंजीनियरिंग खुद ही काम करना शुरू कर दे, तभी तो शांति आती है। बिल्कुल। अच्छा रहा भैया आज का डिस्कशन। ये आप सही कह रहे हैं कि लेकिन उसको जो अस्तित्व को अनुभव तो खुद ही को करना पड़ेगा। भाषा में समझ में आता है भैया, भाषा में सब ये समझ आ रहा है, जो भी जितना भी आपने बोला हम पहले से ही पढ़ रहे हैं, भाषा में सब जुड़ता है एक दूसरे से, लेकिन बात अनुभव की है। अनुभव तो अंतिम बिंदु हुआ जहां पर मतलब आत्मा में व्यापक का पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जो है बुद्धि में हाँ अवधारणा बोध होगा, चित्त में साक्षात्कार होगा, उससे पहले मनन होगा, और मनन से पहले दो चीजें होंगी, जिज्ञासा और श्रवण। तो जिज्ञासा ये और सारे, श्रवण। हाँ मतलब मेरा जो अनुमान है कि भाई बिना जिज्ञासा के और बिना श्रवण हुए आप मनन करेंगे कैसे? दोनों अनावश्यक है कि श्रवण भी हुआ रहना चाहिए, इंफॉर्मेशन भी तो रहे आपके पास, तब तो हम उस पे अपना चित्तवृत्ति को टिका सकते हैं। आपके पास शब्द रूप में, भाषा रूप में श्रवण ही नहीं हुआ है, और श्रवण हुआ है तो आपकी जिज्ञासा ही नहीं बनी है, तो मनन होगा कैसे? और जो मतलब जो बाबा जी कह रहे हैं अध्ययन करना पड़ेगा, वही बात है ना भैया जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल, अध्ययन करने का अध्ययन मतलब तो ही करना यही ही है। पड़ेगा। अध्ययन करने का मतलब ही यही चीज है कि मनन होना, मनन होने के बाद आगे की प्रोसेस हो ही जाती है। यदि मनन होता है तो साक्षात्कार होता ही है, साक्षात्कार होता है तो अवधारणा बोध होता ही है, अवधारणा बोध होता है तो अनुभव होता ही है। तो जो दिक्कत है ये जिज्ञासा बनने तक ही है, जिज्ञासा बनने तक, और ये मतलब श्रवण के प्रोसेस तक। जिज्ञासा बनना ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। जिज्ञासा बनने का मतलब हुआ कि इसके बिना अब हम रह नहीं सकते, मतलब समझदारी के बिना अब हमारे से जीना मुश्किल है। यदि मैं समझदार जब तक नहीं बनूंगा, मेरे से जीना नहीं बनेगा। ये तीव्र पीड़ा बन जाना। तो, जी दीदी कुछ तो बोल रहे भैया हैं? जी, यानी ये जो तर्क है ये लॉजिक, हाँ जी भैया जी, यानी ये श्रवण में और मनन में ये लॉजिकली जो थोड़ा तर्क फिर आता है, उससे ठीक करने के लिए जो स्पष्टता है, बातचीत होती है, तो इसे ये मनन में आती नहीं है। फिर है ना, मनन जैसे अभी श्रवण शुरू हुआ ही नहीं ऐसा कहना है, यानी अध्ययन के साथ तो तर्क रूप से हो जाएंगे पूरे। ये सब श्रवण के भाग है दीदी, मुझे तो लगता है सब श्रवण है ये, मनन श्रवण की के भाग तैयारी है, है अच्छा। ये श्रवण ही है अभी। तो अभी जैसे, तो अभी मनन में जैसे, तर्क शांत हो जाएगा क्या, ये मुझे पूछना है। नहीं नहीं, मनन में जैसे अभी अलग अलग डायमेंशन से अभी हमने व्यापक को करने का प्रयास किया, इसी तरीके से जीवन को, तो ये हम्म। इतने अलग अलग डायमेंशन से, लॉजिक से सब जब हम जा करके एक साथ जब सोचते हैं, चित्तवृत्ति को टिकाते हैं, तो वो प्रोसेस हुआ मनन, कि वो अब एक ही वस्तु पे लगातार टिका हुआ रहे। जैसे अभी अभी हम प्रयास करें ना, अभी हम जैसे मतलब जीवन और शरीर को समझेंगे, और आप आंख बंद करके चित्तवृत्ति को टिकाने का प्रयास कीजिए। देखिए जीवन शरीर को जो आपने देखा कि भाई जीवन और शरीर को मुझे देखना है ना, समझना है, आपका चित्तवृत्ति कितनी देर तक उसी वस्तु पर टिका रहा? तो देखिए वो भटक जाएगा, फिर वो ध्यान है, अरे घर में वो काम था, उसने ये कहा था, उसने वैसा कहा था, वो पूरे के पूरे सारी चीजें आपके चित्रण में आ जाती है। खुलता है कि नहीं खुलता है? अभी करके देख लेते हैं। अभी सब लोग इसको जी। प्रैक्टिस करके देखें कि कोई भी एक वस्तु जो आपकी जिज्ञासा की है, उसको चित्तवृत्ति में खोल करके उस पर मतलब ध्यान टिकाने की कोशिश कीजिए, चित्तवृत्ति को टिकाने की कोशिश कीजिए, और देखिए कितनी देर तक उसी वस्तु पे वो टिका रहता है, या कुछ दूसरे जो है आपके वस्तु आ जाती है सोचने में। देखिए करके, अभी एक मिनट, एक दो मिनट आता करके है भैया देखते जी, हैं। आता है जी, क्योंकि प्रोसेस। तो वो आने का जी। मतलब ही है कि मनन नहीं हुआ है। मनन का मतलब हुआ कि वो चित्तवृत्ति जो है आपका उस वस्तु पे टिक पाता है, और जितना लंबा चाहे उतना लंबा टिका हुआ रहता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको मनन कह रहे हैं, कि अपने इच्छित समय तक हम उस पे चित्तवृत्ति को टिका के रख पा रहे हैं। कहाँ होता है ये मनन अभी? श्रवण भी पूरा नहीं दिख रहा है ना फिर। बिल्कुल। मैंने श्रवण तक अभी पूरा श्रवण हो जाए इसी के लिए
ये पूरा अभ्यास और पृष्ठभूमि बन रही है पूरा सर। बिल्कुल। तो ये श्रवण हो जाना, उसके तो साथ भैया साथ इसके लिए जिज्ञासा फिर बनना। और, हाँ हाँ भैया। हाँ भैया आपने जो बताया, तो फिर इसके लिए ध्यान और देना है कि और कुछ प्रोसेस है, जिज्ञासा कुछ होता है ना भैया, और मेरा जो करना है? अनुमान है, जिज्ञासा होने पर अपने आप ही हाँ, चित्तवृत्ति उसमें नियोजित होता है। ध्यान देने की अलग से आवश्यकता नहीं बनती है। बढ़िया है, बढ़िया। हाँ जिज्ञासा तो होने पे जिज्ञासा भैया ध्यान जी, अपने आप ही लगता है। यदि जिज्ञासा ना हो तो कितना भी आप जो है हाथ पैर मोड़ करके आंख मूंद ले, ध्यान लगता ही नहीं है। मतलब जिज्ञासा मतलब उस वो आपकी बढ़िया है। आवश्यकता बनना। अभी इतना छोड़िए ना, सामान्य देख ले, जो बिजनेस करने चाहते हैं या जो भी बड़ा कुछ करते हैं, है ना, उनका ध्यान लग जाता है बिजनेस पे। उनकी आवश्यकता बनती है, उस पर वो ध्यान लगा लेते हैं। कर पाते कि नहीं कर पाते, इतने भी जो लोग हैं सब करते हैं। जिस चीज की आवश्यकता बनती है उस पर ध्यान अपने आप ही लगता है, आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। इतने सारे जो खोज हो रहे हैं, साइंटिस्ट है, ये सब देखिए, उनका ध्यान लगता है कि नहीं लगता है? बिना उसके वो कोई भी चीज खोज सकते हैं क्या? तो जिज्ञासा उनकी बनती है तो वो लग ही जाता है, अपना चित्तवृत्ति नियोजित हो ही जाता है। तो मूल मुद्दा जिज्ञासा बनने का है। जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा यदि बलवती होती है तो चित्तवृत्ति अपने आप ही नियोजित होता है, मनन अपने आप ही शुरू होता है। क्योंकि श्रवण का काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, ये तो चलता ही रहेगा, है ना। और श्रवण मतलब देखेंगे तो एक अच्छे लेवल का देखेंगे तो जैसे श्री राम भैया ने जो किया कि पूरे दर्शनों को पढ़ करके सबको लॉजिकली कनेक्ट कर लिया है, तो इतना तो हम लोगों को भी करना पड़ेगा। पर्सनली मैं भी देखता हूँ कि मैंने भी उतना नहीं किया है, मुझे भी करना होगा। तो जितना श्री राम भैया ने श्रवण किया है पूरे चीजों को पढ़ कर लॉजिकली करने का, वो हम लोगों को भी करना होगा, सभी लोगों को। और इसमें श्री राम भैया से हम लोगों को काफी सहायता मिल सकती है, हम लोग को मिल ही रही है। जैसे उन्होंने जो ये बुक जो किया, उसमें देखिए कितना बढ़िया उपकार हो गया कि मतलब उनके जो भी सब चीजों को उन्होंने देखा, उसको कितना लॉजिकल स्ट्रक्चर कर दिया, उससे हमारे को श्रवण करने में सहायता मिल ही रही है। तो मतलब मुझे लगता है कि जो श्री राम भैया जिस तरीके से मार्गदर्शन कर रहे करेक्ट, हैं। बढ़िया। हाँ हाँ। करेक्ट, मैंने कि इट्स वेरी मच कन्वीनियंट। मैंने भी दर्शन पढ़े हैं, मैं 1-1.5 साल ही हुआ है मुझे इसमें, पर मैंने 3 दर्शन पढ़े हैं, ये पढ़ा है। परंतु जिस तरह से ये किताब में है, सर्वग्राही या इंटीग्रेटेड को या क्या शब्द आप पढ़ी, इट्स वेरी वेरी यूजफुल इन शॉर्ट। बिल्कुल जिसको अभ्यास करना है हम जैसों को, सबको, उनके वास्ते ये बुक बहुत अच्छी है। पहली वाली भी अच्छी थी और ये भी अच्छी है। रेफरेंस वाइज रियली इट हैज टू बी अप्रिशिएटेड, यानी कि इट हैज टू, यानी कि कृतज्ञता बताते हैं हम उनके बिल्कुल। प्रति। तो ये श्रवण वाले भाग में श्री राम भैया का ग्रेट वर्क। काफी सही मिल सकता है और हम लोगों को लेना चाहिए। उसके बाद वाले भाग के लिए, जिज्ञासा के लिए, तो मुझे लगता है कि खुद को ही करना पड़ेगा। और वो जिज्ञासा होती है तो मनन भी अपने आप ही होता है। मतलब जो सहायता मिल सकती है वो इसी अर्थ में श्री राम भैया की मिल सकती है। बाद में जिज्ञासा के लिए ना, तो मेरा वही एक आग्रह है कि जिज्ञासा बलवती होने के लिए बार बार उसकी आवश्यकता महसूस होना, वो बहुत आवश्यक है। नहीं, ये ऐसे ऐसे श्रवण से ही आवश्यकता महसूस होगी ना। वही श्रवण से आपको मूल कारण पता चलेगा कि भाई कुल मिलाकर के जितना हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि बार बार, कि हमको जब तक अनुभव नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, तब तक हमारे दुख से हमको मुक्ति नहीं है। तो हम जो भी प्रयास कर रहे हैं वो बेसिकली सुखी होने के लिए ही कर रहे हैं। और सुखी होने का जो बेसिकली माध्यम है वो ज्ञान ही है। तो ये बार बार ठोक बजा करके भैया ये एक सुनिश्चित होना कि बात ज्ञान है नहीं आप, हुआ। सॉरी, हाँ, ज्ञान नहीं हुआ तो हमारे को जो हम जो पाना चाह रहे हैं वो हमको नहीं मिलेगा। हम चाहे या ना चाहे देखेंगे, हर स्थिति में हम जो है सुखी होने का प्रयास करते हैं। जो परिचय शिविर से ही अपने को ध्यान दिलाया जाता है कि हर मानव सुखी होना चाहता है ना। तो ये अपने आप को तो दिख जाता है कि मैं सुखी होना चाहता हूं। अब ये सुखी होने का जो स्रोत बार बार जो है ये ज्ञान है, ये श्रवण से हो जाता है कि भाई आत्मा की एक पॉइंट जागृति बात से। एक बात पॉइंट करूंगा मैं। हाँ जिज्ञासा और आवश्यकता दोनों बहुत अलग चीजें हैं। यानी कि कनेक्शन हो सकता है, जिज्ञासा है, सबको है, अच्छा लगता है सब कुछ,
पर आवश्यकता है ना, फिर उसके बिना रहा ना जाए, इस तरह की जब वो होगी तो अभ्यास में या ये अध्ययन में ज्यादा तीव्रता आ सकती है। और आवश्यकता को भी बाबा जी ने कई जगह बहुत मुख्य बताया है कि आवश्यकता होगी तो ये काम होगा। वही वही तो जिज्ञासा जो अभी हम लोग प्रचलित वर्ड है ना, किसी चीज को समझने के लिए कुछ होता है जिज्ञासा। यहाँ पर बाबा जी उसको जो ऐड कर रहे हैं कि जीने के अर्थ में जिज्ञासा। तो जब हम जिज्ञासा कर रहे हैं तो जीने के अर्थ में जो भी चीज हमको समझने के लिए है, उस अर्थ में वो जिज्ञासा की बात है। सब कुछ जीने से जुड़ा हुआ है। जो चीज जीने से जुड़ा हुआ नहीं है ना, उसमें जो भी अपना हो सकता है उसको कौतूहल कह सकते हैं। तो जैसे अभी जो भी खोज हो रही है साइंस में, ये सब चीज है, वो कौतूहल वश हो रही है, जिज्ञासा वश नहीं हो रही है, ऐसा कह लेते। तो अपन जो प्रचलित जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को कौतूहल जैसा नाम देते हैं। वो कौतूहल है, जानने की इच्छा सही सही, है ना। एग्रीड एग्रीड। हाँ, और हाँ अब दर्शन में जो जिज्ञासा कर रहे हैं वो जीने के अर्थ में कह रहे हैं कि जिसके बिना अब जीना संभव नहीं है। मुझसे नहीं जिया जाता। नहीं जिए जाने का मतलब जो है, जिस तरीके का मैं बैलेंस चाहता हूं, स्थिरता चाहता हूं, हर जगह पे संतुलन चाहता हूं, वो नहीं हो पा रहा है। ये स्वयं में स्वीकार होना। और इस संतुलन के लिए हमको अध्ययन करना है, अनुभव करना है। ये हर क्षण अपने आप में बने रहना है कि इसके बिना अब मेरे को तृप्ति नहीं है। इतने तक का ही मुझे लगता है कि एक बड़ा घाट है, बड़ा काम है। यदि ये होता है, आगे जो है गाड़ी निकलने लगती है। ये नहीं हो पाता है तो गाड़ी अटकी रहती है। ठीक है, और बताएं बाकी भैया दीदी लोग। बढ़िया भैया। और कुछ कोई बताना चाहे आज जो चर्चा भैया ये हुई। अनुभव जो है, हाँ, ये अनुभव जो है, ये जागृति पद के जो प्रोसेस है, तो उसी में ये अनुभव होता रहेगा और आखिर में होगा। देखिए दर्शन में जो अनुभव बोल रहे हैं ना, तो अनुभव हाँ हाँ स्पेसिफिकली मैं अगर आत्मा। कहूँ तो आखिर में हो गया ऐसा नहीं, वो होने के बाद कुछ बाकी नहीं बचेगा। हाँ हाँ, बढ़िया। हाँ वही हाँ, तो जो क्या यहाँ बता रहे पर थे भैया? दर्शन में जो अनुभव जो बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली जो व्यापक, जो आत्मा में व्यापक का अनुभव होता है, उस अनुभव को अनुभव कर रहे हैं। हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में अनुभव तो हम किसी भी चीज को जो है जानने को अनुभव बोल देते हैं। लेकिन दर्शन में जो अनुभव बोल रहे हैं, आत्मा में व्यापक का जो भी अनुभव होता है उसको अनुभव बोल रहे हैं। तो जब भी अनुभव की बात आ रही है तो वो आत्मा और व्यापक से रिलेटेड चीज है। हाँ भैया, ये तो आज बहुत अच्छे से पता चला, बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है ये भैया और कि कहीं पे और आएगा कोई किताब में कि और कभी? आएगा ना भैया, ये आएगा, बहुत सारी बुक्स में आएगा। उससे पहले ऐसा नहीं है कि किसी और चीज का हमको ज्ञान नहीं होगा। व्यापक के अनुभव से पहले भी हमको बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो जाएगा, जिसको अपन बोल रहे हैं अवधारणा। अवधारणा में बहुत सारी चीजें हमको को स्पष्ट हो जाएंगी। उससे पहले बहुत सारी चीजें साक्षात्कार में भी स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये हाँ है भैया, कि जैसे आज हाँ, बताया आपने, बहुत बढ़िया सूक्ष्म। हुआ, बट पूरा स्पष्ट 100% नहीं हुआ। हाँ, और कुछ बार होगा तो हाँ, और समझने के बाद और स्पष्ट होगा। तो हम देखेंगे सूक्ष्म से बढ़ते, मतलब हाँ सूक्ष्म की बोलिए तरफ भैया। जाएंगे तो सबसे सूक्ष्म कौन है? तो व्यापक है। सबसे सूक्ष्म व्यापक है। तो सबसे सूक्ष्म का अनुभव भी सबसे लास्ट में होगा आत्मा में। उस सूक्ष्म से पहले जो भी है इकाइयों का पता, वो देखेंगे तो आपको अवधारणा में, साक्षात्कार में ही पता चल जाएगा। तो इकाइयों के बहुत सारी चीजों का पता आपको जो है साक्षात्कार में और अवधारणा में ही होगा। तो अभी मन वृत्ति चित्त में देखेंगे, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा। तो मन से ज्यादा सूक्ष्म वृत्ति, वृत्ति से ज्यादा सूक्ष्म चित्त, चित्त से ज्यादा सूक्ष्म जो है बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा सूक्ष्म जो है आत्मा अनुभव कर सकता है। ये ऐसा है, सबसे सूक्ष्म का अनुभव आत्मा ही करता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई एक वास्तविकता देखेंगे तो सिर्फ एक व्यापक ही वास्तविकता है। वास्तविकताएं और भी है, इकाइयां भी है, इकाइयों के साथ रूप गुण स्वभाव धर्म है, सब चीज है। तो उन सब चीजों के लिए आत्मा की जरूरत नहीं है, वो बुद्धि और चित्त भी कर सकता है।
ठीक है भैया। बढ़िया बढ़िया। और बताइए। और भैया दीदी लोग, जो भी भैया है दीदी, मतलब मन से जो भी है बताइए। जी जी भैया, मेरा एक प्रश्न था कि हापुड़ में अभी साधु भैया ने ऐसा शायद कहा कि मुख्य चीज ये है कि हम चित्रण में या चित्त में, चित्रण और चिंतन में वैसी चीजें लाएं जो निरंतर हैं और जो बुद्धि को स्वीकार है। तो जब हम ऐसी चीजों को पढ़ते हैं मध्यस्थ दर्शन के वाङ्मय के रूप में, और ऐसी चीजें सोचते हैं और ऐसे चीजें बोलते हैं और उसके अनुरूप व्यवहार और आचरण भी करते हैं, तो तब बुद्धि को ये स्वीकार होता है और बुद्धि कहता है कि हाँ ये अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, ये ठीक है, और उससे हमारा साक्षात्कार और ये सब हो जाएगा। तो ये मुख्य काम लगता है मुझे। क्या ये सही है या क्या उससे पहले भी कोई काम करना है? क्योंकि ये लगता है कि ये सब चित्त के स्तर पर है, लेकिन वृत्ति और मन के स्तर पर कौन सा काम हमको करना चाहिए? देखिए मतलब अलग अलग स्तर पर है। तो जैसे चित्तवृत्ति मन के बात कर रहे हैं ना, तो जो अभी जो भी समझने का जो प्रोसेस है, जिसको अभी हम जैसे आज अभी हम लोग जो भी चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें बेसिकली चित्तवृत्ति का रोल ज्यादा है और मन उसमें समर्पित है। मन उसमें समर्पित है। मन समर्पित होने का मतलब जो मन में, जैसे अभी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें मन को ये नहीं लग रहा है कि हमको समोसा खाना है, ये खाना है, वो खाना है। मन समर्पित हो रहा है। मन समर्पित नहीं हो तो चित्तवृत्ति, जैसे हम लोग जो संवाद कर रहे हैं ना, वो भी नहीं हो सकता। तो अभी जो रोल है वो मन वृत्ति चित्त का है। मन वृत्ति चित्त का रोल मुझे इस रूप में दिखता है कि मन जो है समर्पित हो रहा है चित्तवृत्ति को, मतलब चित्तवृत्ति जो भी समझने के लिए प्रयास कर रहा है, मन उसका सहयोग कर रहा है, मन उसमें अवरोध नहीं कर रहा है। अवरोध करने का मतलब वो चयन आस्वादन के लिए जो है वो बार बार फोर्स नहीं कर रहा है चित्तवृत्ति को। नहीं तो अभी देखेंगे जनरली तुरंत क्या होता है, इतना हो गया, अरे यार कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ स्वाद लेने की इच्छा हो रही है, कुछ घूमने की इच्छा हो रही है। तो जो ये ऐसी प्रवृत्तियां हैं वो बेसिकली मन की है। तो ये अभ्यास हर जगह ही होना पड़ेगा कि जब भी चित्तवृत्ति किसी चीज पे नियोजित होना चाहता है समझने के लिए, तो मन उसको समर्पित हो। मन समर्पित होने का भैया मतलब एक मन मिनट, हाँ। एक मिनट भैया। आपने कहा कि मन चित्त वृत्ति की तरफ, यानी उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, और खाने का मन हो, ये बात समझ में आई। पर वो बात जो है शरीर की, यानी कि मन शरीर का दृष्टा है, पर शरीर से संचालित नहीं हो रहा है इस वक्त, और वो बस हाँ, यानी शरीर से संचालित नहीं हो रहा है, और उसका ध्यान चित्तवृत्ति की तरफ है। इस तरह से समझ सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल हम्म, ऐसा ही भी है कि मन अभी शरीर के साथ अदाकार होकर के इंद्रियों के माध्यम से सुखी होने का प्रयास नहीं कर रहा है। मन अब चित्तवृत्ति के हम्म, मतलब अनुकूल होने का प्रयास कर रहा है कि चित्तवृत्ति जो कर रहा है वो श्रेष्ठ है। ये मन को सही है, स्वीकार हो रहा है, इस अर्थ बढ़िया। में मन जो है समर्पित हो रहा है चित्तवृत्ति में। एक प्रश्न आया है, जिज्ञासा न बनने के कारणों को और समझाने की कृपा करें। देखिए जिज्ञासा, जैसे अभी हम जो भी समस्याओं से ग्रसित होते हैं, उन समस्याओं का मूल कारण क्या है, जब तक हम इसको नहीं पहचानेंगे तो जिज्ञासा नहीं बनती। जितनी भी समस्याएं हैं, व्यवहार को लेकर के, धन को लेकर के, जितना भी कहें, है ना, उस सारी समस्याओं का मूल कारण मुझ में ज्ञान का अभाव है ना। ये जब तक कनेक्ट नहीं होता है जिज्ञासा नहीं बनती। मुझे ज्ञान नहीं हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया है, इस कारण ही बार बार मैं पीड़ित हो रहा हूं। मतलब मेरा तो इस तरीके से जिज्ञासा बनता है कि मैं, मतलब जो भी जैसा बनना चाहता हूँ, सुखी होना चाहता हूँ और सुखी नहीं हो पा रहा हूँ, उसका मूल कारण जो है मेरी अज्ञानता है। ये बार बार अज्ञानता में कहें तो हमको जीवन शरीर का ज्ञान नहीं है, हमको व्यापक का ज्ञान नहीं है ना। तो जो मतलब इस तरीके की जो भी चीजें देखें कि जिस भी जगह पर जो भी ज्ञान की बात है वो ज्ञान मुझ में नहीं है, इस कारण से ही मुझ में दुख हो रहा है बार बार।
तो ये हर बार, ये जितने बार भी होता है, ये जितनी बार हम इसको सुनिश्चित करते हैं उतनी बार हमारा ध्यान बार बार जाता है कि भाई हमको ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं। तो अब बार बार किस ओर ध्यान जाता है कि हमको ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए। थोड़ी देर के लिए जैसे अपनी सांस को रोक ले, छटपटाहट होने लगती है ना, क्या उसमें लगता है कि हमको हवा चाहिए, क्योंकि हवा नहीं मिलेगी तो मेरे से जीना नहीं बनेगा। उसी तरीके से स्वयं में ये छटपटाहट हो जाना कि हमको यदि ज्ञान नहीं मिला तो मुझसे जीना नहीं बनेगा। हवा नहीं मिलती, हम इतना छटपटाने लगते। थोड़ी देर तक आप बंद कर लीजिए, नाक मुंह बंद कर लीजिए, कैसी छटपटाहट होती है। उसी तरीके से ये छटपटाहट होना कि ज्ञान नहीं मिलेगा तो मुझसे जीना नहीं बनेगा, वो जीवन की छटपटाहट है। अभी जिसको हम ऑक्सीजन बोल रहे हैं वो शरीर की छटपटाहट होती है। तो शरीर की जो आवश्यकता है वो जैसे ऑक्सीजन के रूप में दिखती है कि उसके बिना शरीर का काम नहीं चलता, उसी तरीके से जीवन को ये आवश्यकता महसूस होना कि ज्ञान के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, एक सेकंड के लिए नहीं चलेगा। तो ऐसा बार बार हमको एनालिसिस करके ये जगह पे पहुंच जाना कि ज्ञान के अभाव में मुझसे जीना नहीं बन रहा, मुझसे जीना नहीं बन रहा, ऐसी स्थिति बन जाने को ही मुझे लगता है कि जिज्ञासा कहते हैं। और ये निरंतर बने रहना भी थोड़ा कठिन लगता है। मैं अपनी बात कहूं कि जिस क्षण भी मेरी जिज्ञासा बनी उस क्षण मैं अध्ययन के लिए प्रेरित हुआ। नहीं बनती है तो नहीं होता है। हम कहीं ना कहीं कुछ दूसरे चीजों से करते रहते हैं। जैसे अभी कुछ हो गया, परिवार हो गया, यार बच्चे हैं, उसके लिए पैसे का इंतजाम करना है, ये करना है, वो करना है ना, कैसे हम उसकी पढ़ाई करें, कैसे उसको हम अच्छे, मतलब बच्चे हैं तो उसकी शादी करा दे, सेटल कर दे। तो हमारी आवश्यकता इस सब चीजों की बनी रहती है। हम जो भी समस्याएं हैं उसमें जो है ये सब चीजें हमारी प्राथमिक बनी रहती है। ये रिजॉल्व हो जाए तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। ये इस जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं कि ज्ञान नहीं हुआ तो हमको जो है मतलब दुख से मुक्ति नहीं मिलेगा। ऐसा जगह पे कहाँ आ पाते हैं। कहीं ना कहीं दूसरी समस्याओं हमारी ज्यादा प्राथमिकता में आ जाती है। क्या ये बात कम्युनिकेट हो रही है? हाँ भैया, बहुत बढ़िया। हाँ भैया, हो रहा है, हो रहा है। धन्यवाद भैया, बहुत बढ़िया। बढ़िया। और बताइए, समय तो अब बस 1-2 मिनट है, कोई कुछ बोलना चाहे तो बोलते हैं, नहीं तो फिर अपन हाँ भैया, वाइंड आज अप तो करते समय का पता भी नहीं चला, इतना बढ़िया था। हैं। हाँ, बहुत ही बढ़िया है। वही देखिए, जिज्ञासा होती है ना तो समय का पता नहीं चलता है, और जिज्ञासा ना हो समझने की ना तो भारी पड़ता है आधे घंटे में। हाँ भैया, व्यापक में अनुभव ये बहुत बढ़िया था। और वो व्यापक के बारे में बहुत बढ़िया था। बहुत धन्यवाद आपको। तो ठीक है, तो बताइए, नमस्ते सभी को। नमस्ते किया जाए हाँ बस भैया, ठीक है। सभी लोगों को। नमस्ते। बहुत धन्यवाद सबको। सबको नमस्ते, थैंक यू सो मच।